Hello everyone, I am CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education. Welcome to our second lecture of amendments in intermediate indirect taxation relevant for May 2025 examination and onwards. आपने इससे पहले वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, तभी आप ये वीडियो सेशन देख रहे होने चाहिए, बिकॉज जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स किए हैं उसका हम पार्ट 1 पहले ही डाल चुके हैं, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट से भी रेफर कर सकते हैं। हमने अभी तक 6 चैप्टर्स के रेलेवेंट अमेंडमेंट्स कवर कर लिए थे और बचे हुए हमारे 6-7 चैप्टर्स को हम इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जैसा हमने कहा था, बहुत अमेंडमेंट्स नहीं है, पर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो थोड़े मटेरियल हैं, छोटे छोटे हैं, जिनका इंपैक्ट बड़ा है, इस वजह से उन्हें हमें केयरफुली प्रॉपर्ली पढ़ना जरूरी है। तो आपने पिछला सेशन देखा होगा, तो हमने 45 मिनट्स में ये 6 चैप्टर्स के सारे अमेंडमेंट्स ले लिए थे। वैसे ही हम इस सेशन में बाकी बचे हुए सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लेने वाले हैं। तो हम क्या देख चुके हैं, हम सप्लाई, चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सारे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा इन सीक्वेंस आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर। बट इन चैप्टर्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उन्हें जानने के लिए पहले हमें रिटर्न चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज रिटर्न चैप्टर की अमेंडमेंट्स का लिंक है। तो अगर हमने रिटर्न चैप्टर पहले नहीं पढ़ा होगा तो हमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इन आईटीसी, इन रजिस्ट्रेशन, वो थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे। इसलिए हम पहले रिटर्न चैप्टर का डिस्कशन ले रहे हैं, उसके सारे अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं, एंड देन विल गो बैक टू इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रजिस्ट्रेशन का हम डिस्कशन फिर स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले रिटर्न चैप्टर पे आ जाते हैं। हम जानते हैं ये हमारा थियरी चैप्टर होता है, बट एग्जाम एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बिकॉज आपको रेगुलरली इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप इसे ठीक से पढ़ के गए हैं तो उन डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप इजीली 3-4 मार्क्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको आता है तो पूरे मार्क्स हैं, नहीं आता तो वो सीधे 0 हो जाता है। इसलिए इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये आपका पेपर भी कंप्लीट कराते हैं 3 घंटे के अंदर अंदर, बिकॉज थियरी है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। क्वेश्चन पूछा है, आपने आंसर शूट किया एंड दैट्स इट, 3 मिनट में 3 मार्क्स मिल जाते हैं, जबकि पूरे टैक्सेशन पेपर में ऐसा नहीं होता। तो हमारे रिटर्न्स में क्या बदलाव किए गए हैं? सबसे बड़ा एक बदलाव यह है, अभी तक आप ये पढ़ते थे कि सर अगले महीने की 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 भरना होता है, और उसकी वजह से सामने वाले का जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाता है, जिसमें उसको जो आईटीसी दिखाई देता है वही आईटीसी उसे लेना होता है, और अगले महीने की वही 20 तारीख तक उसे जीएसटीआर 3B भरना होता है। यानी कि आप एक नॉर्मल अदर देन क्यूआरएमपी पर्सन जो कॉम्पोजिशन में नहीं है उसके लिए पढ़ते थे, एक 1 होता है, एक 2B होता है और एक 3B होता है। जिसमें 2B में आपको कुछ नहीं करना, खाली एक रीड ओनली फॉर्मेट है, जिसमें आपने क्या क्या इनवर्ड्स किए हैं, उसमें जितना आईटीसी दिख रहा है आप उतना ही लेने के लिए एलिजिबल हैं, बाकी आईटीसी आप नहीं ले सकते। देयर इज नो अदर काइंड ऑफ बेनिफिट और नो अदर काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम जितना 2B में दिख रहा है। 1 और 3B आप फाइल करते हैं, जिसमें 1 में आप अपनी सारी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फाइल करते हैं, जिसमें इनवॉइस लेवल डिटेलिंग देते हैं, एंड 3B में आप टोटल बेसिस पे बताते हैं कि आपका इतना पेमेंट होता है, एंड उसे आप कैश लेजर से पे करते हैं, एंड देन अपना रिटर्न फाइल करते हैं। दिस इज व्हाट यू नो। इस डिस्कशन में एक नए रिटर्न की एंट्री हुई है, ऑल टुगेदर एक नई बात जोड़ दी गई है, जीएसटीआर 1A करके एक नए रिटर्न ने एंट्री ली है। अब 1 के बाद अब एक 1A भी आएगा, फिर 2B की बात की जाएगी, फिर 3B की बात की जाएगी। यानी 1 में जो आपने डिटेल्स फाइल की उसे अमेंड करने के लिए आपको गवर्नमेंट ने अब एक और फैसिलिटी दी है, जीएसटीआर 1A, जिसके बारे में हमें जानना होगा। जब जीएसटी आया था साल 2017 में, तब ये एग्जिस्ट करता था 1A, लेकिन कुछ ही महीनों में उस पूरे प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एंड 1A बंद कर दिया गया था 2017 में ही। और अब 2024 में 1A ने वापस री एंट्री ली है जीएसटी में, एक नए फॉर्म में, एक नए तरीके से। तो हमें इस रिटर्न चैप्टर में ये अच्छे से समझना होगा कि सर ये 1A में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार का जो थियरी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो 1A के रिलेटेड ही आएगा। सिंपल पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटीआर 1A, अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन जो 3 से 4 मार्क का आपको पूछ लिया जाएगा। तो आप जो सेक्शन नंबर 37 पढ़ते हैं, वहां आप पढ़ते थे जीएसटीआर 1 में आपको आउटवर्ड सप्लाई फर्निश करनी होती है, अब वहां ऐड कर दिया जाएगा जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 1A। 1 के अंदर भी आउटवर्ड सप्लाईज ही फाइल की जाती है, 1A के अंदर भी आउटवर्ड सप्लाईज ही फाइल की जाती है। सिर्फ फर्क यह है कि वो एक अमेंडमेंट टू जीएसटीआर 1 होता है। जो आपने उस महीने का जीएसटीआर 1 भरा उसके अंदर अमेंडमेंट्स करने, चेंजेस करने तो 1A है।
सर अभी तक अमेंडमेंट और चेंजेस करने होते तो क्या होता था? अभी तक ये होता था कि अगर आपसे कुछ छूट गया, आपसे कुछ मिस हो गया, आपसे कोई गलती हो गई, तो अगले टैक्स पीरियड के जीएसटीआर1 के अमेंडमेंट टेबल में उसे सुधारो। उसी टैक्स पीरियड में आप नहीं सुधार सकते। लेकिन अब ये फैसिलिटी आ गई है कि 1A फाइल करके अगर आपसे कोई गलती हो गई तो रिटर्न रिवाइज तो होता ही नहीं, हम जानते हैं जीएसटी में, तो भी आप उसे रेक्टिफाई 1A के थ्रू कर सकते हैं, चेंजेस उसमें आप ला सकते हैं। तो द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश details of invoices and revised invoices issued in relation to supplies made by him to registered and unregistered person and debit notes and credit notes in GSTR1, ये तो था ही, and additional details or the amendments of details of the outward supplies of goods or services are both furnished in form GSTR1A as per the requirement of the registered person। यानी कि आपने जो 1 में भरा उसके अंदर आपको कुछ एडिशन करना है या कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ ऐड करना है या कुछ चेंज करना है, तो आप GSTR1A में कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन को यह फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। समझना, यह फैसिलिटी एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपसे गलती हुई है तो आपको 1A भरना ही पड़ेगा। गलती हुई है तो कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, आप 1A भरना चाहें तो भरें, नहीं तो ना भरें। तो सर फिर उस गलती को कैसे सुधारेंगे? जैसे पहले सुधारा जाता था कि अगले टैक्स पीरियड्स के GSTR1 जब आप भरेंगे तो उसके अंदर अमेंडमेंट टेबल में उन गलतियों को सुधार सकते हैं। तो 1A एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। तो हम 1A के बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सेक्शन नंबर 37 में एक जरूरी अपडेट हुआ है, उस अपडेट को जानना जरूरी है। आपको एक बात पहले से पता है कि सर ये जो GSTR1 होता है ना, अब 1A भी कहेंगे साथ साथ में, 1 और 1A होता है, इसमें आपको इनवॉइस लेवल की डिटेलिंग देनी होती है। अगर आपने B2B सप्लाईज की है, यानी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, तो टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो, आपको इनवॉइस लेवल डिटेलिंग देनी होती है। उसका कारण बड़ा सिंपल होता है कि सर सामने वाला आपके GSTR1 के बेसिस पे ITC लेगा, क्योंकि आप 1 में उसकी डिटेल्स देंगे तो उसके 2B में रिफ्लेक्ट होगा, और अगर उसके 2B में रिफ्लेक्ट होगा तो ही वो 3B में ITC क्लेम कर पाएगा, नहीं तो वो उस टैक्स पीरियड में क्लेम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए 1 में हम इनवॉइस लेवल डिटेलिंग की बात करते हैं। लेकिन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, B2B नहीं है, B2C है, तो उस केस में हम कहते थे कि इंटरस्टेट सप्लाई है अगर, तो आप कंसोलिडेट करके दे दे, कंसोलिडेट करके दे दे हर स्टेट का। लेकिन अगर कोई सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है तो उसे आप कंसोलिडेट नहीं करेंगे, आप उसकी भी इनवॉइस लेवल डिटेलिंग देंगे, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के लॉजिक से इतनी बड़ी सप्लाई की अलग से वैल्यू क्लियरली आए, गवर्नमेंट ये चाहती थी। इस वजह से 2.5 लाख के ऊपर अगर B2C सप्लाई इंटरस्टेट है, वी आर वेरी क्लियर, अगर B2C सप्लाई 2.5 लाख के ऊपर इंटरस्टेट है, 2,50,000 के ऊपर, तो उस केस में इनवॉइस लेवल डिटेलिंग देनी होगी। अदरवाइज आप कंसोलिडेट करके हर स्टेट का दे सकते हैं फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, और अगर विद इन द स्टेट है तो आप कंसोलिडेटेड ही दे दें तो भी चलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंट्रा स्टेट में तो सारे B2C का आप कंसोलिडेट कर दें, अलग से देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वहां तो आप उसी स्टेट का दे रहे हैं, तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल तो क्लियर ही है, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो 2.5 लाख था ना, इस 2.5 लाख को अपडेट करके 1 लाख कर दिया गया है। 2,50,000 जहां जहां आपने लिखा हुआ था सेक्शन नंबर 37 में, हर जगह कट कर दो और हर जगह 1 लाख कर दो। इसका मतलब अब स्थिति क्या बन गई? सर B2B कर रहे हो ना जब, तो इंटर हो या इंट्रा, आपको इनवॉइस लेवल ही देना है, वैल्यू मैटर नहीं करती। पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। अगर इंट्रा स्टेट कर रहे हो तो कंसोलिडेटेड दे दो, कोई चेंज नहीं है, पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। इंटर स्टेट कर रहे हो तो हर स्टेट का कंसोलिडेटेड दो, लेकिन पहले ऐसा लिखा था कि जितनी सप्लाईज 2.5 लाख के ऊपर है उसे अलग से मेंशन करना, बाकी सबको कंसोलिडेट कर देना। अब ऐसा बोल दिया है जितनी भी 1 लाख के ऊपर है उन सबको आपको अलग से देना होगा, बाकी स्टेट वाइज कंसोलिडेट कर दो। तो अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं, B2C सप्लाई कर रहे हैं और 1 लाख के ऊपर की कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उसे अलग बताना होगा, इनवॉइस लेवल की डिटेलिंग देनी होगी। यही चीज आपको यहां हमने समराइज करके दिया हुआ है कि इनवॉइस वाइज डिटेल, इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट, मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज B2B। इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें इनवॉइस वैल्यू 1 लाख के ऊपर है, दैट इज B2C सप्लाई में भी इनवॉइस लेवल डिटेल होगा। और कंसोलिडेटेड कब होगा?
जब इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन या इंटर स्टेट सप्लाई किया है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसकी वैल्यू 1 लाख तक है, तो उस केस में आप कंसोलिडेट कर सकते हैं फॉर ईच स्टेट, स्टेट वाइज कंसोलिडेट करना होता है। ऐसा नहीं कि सारे स्टेट्स का एक साथ दे दिया आपने। 1-1 लाख रुपए तक की कर्नाटक में जितनी सप्लाई की होगी इन सबको जोड़ दो, महाराष्ट्र में जितनी सप्लाई की होगी इन सबको जोड़ दो, और किसी भी स्टेट में 1 लाख के ऊपर की सप्लाई की होगी तो अलग से दिखानी पड़ेगी। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो आपको अलग से बताने ही होते हैं, जो आपने पिछले महीने के रिलेटेड चेंजेस किए होंगे सेक्शन 34 के रिलेटेड। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया, जरूरी है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। अब यहां मैं आपको एक छोटा सा लूप होल बता दूं, लूप होल तो नहीं कहूंगा, एक अमेंडमेंट करने में गड़बड़ी हो गई है जो प्रोबेबली फ्यूचर में अमेंड होगा, बट अभी तो ऐसा ही है। क्या हुआ है गड़बड़ी? आपने ये जो बात पढ़ी यहां सेक्शन 37 में, ऐसी ही बात आपको 31(3)A में पढ़ाई जाती है, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। याद है 31(3)A क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, कि आप जिस दिन लायबल हुए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वहां से 30 डेज में आपने अप्लाई किया और आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी इफेक्टिव डेट इज द डेट व्हेन यू बिकेम लायबल। बट द प्रॉब्लम वाज कि सर जब अपना पहला रिटर्न भरेंगे तो हम तो जिस महीने रजिस्टर हुए उस महीने का भरेंगे, एंड व्हाट अबाउट दैट टाइम पीरियड जिस दिन हम लायबल हुए से लेके जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, उस पीरियड का क्या करेंगे? क्योंकि हमने तो उसकी बिल ऑफ सप्लाई इशू की होगी, तो आपको 31(3)A में लिखा होता है कि आपको उस पीरियड का टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और फिर आपने सेक्शन 40 में फर्स्ट रिटर्न में पढ़ा होता है कि जो अपना पहला रिटर्न होगा उसमें वो सारे इनवॉइसेस आपको दिखाने होंगे। जब आपको ये बात वहां पढ़ाई जाती है तब वहां भी यही कहा जाता है कि जितने भी आपके B2B सप्लाईज हैं, चाहे वो इंटर हो या इंट्रा, उन सबकी तो इनवॉइस लेवल डिटेलिंग दिखानी है, सारे रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस की। लेकिन अगर कोई आपका इंटरस्टेट B2C सप्लाई है जिसकी वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है, तो उसे अलग दिखाना होता है और बाकी सारे रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस कंसोलिडेट कर सकते हो। यह बात वहां भी दी हुई है फॉर रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस। यहां पर तो टैक्स इनवॉइसेस के रिलेटेड दी है ना, 31(3)A में रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस के रिलेटेड दी है। वहां गवर्नमेंट ने अपडेट नहीं किया है, वहां चेंज नहीं किया है। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन में टैक्स इनवॉइस की जगह आ जाए रिवाइज टैक्स इनवॉइस, तो फिर वो जो वैल्यू है वो 1 लाख नहीं होगी, 2.5 लाख ही रहेगी। 2,50,000 के तहत ही आपको उसे सॉल्व करना होगा, 1 लाख नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर टैक्स इनवॉइस की बात की है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बात नहीं की है, तो वैल्यू अब आप 1 लाख कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट, पहला अपडेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें मैंने 1A की बात करनी शुरू की थी, पर अभी 1A की कोई बात खास नहीं की। 1A के रिलेटेड तो खाली आपको इतना बताया कि चाहे ये डिटेल 1 में दे रहे हो या 1A में, आपको ऐसे ही 1 लाख के ऊपर जाने पे इनवॉइस लेवल डिटेल देनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 फाइल किया और कोई सप्लाई थी जो 1 लाख के ऊपर की थी, इंटरस्टेट B2C, और वो 1 में मिस हो गई, तो 1A में मैं उसे शो करूंगा, जिसमें मैं अगेन उसे इनवॉइस लेवल पे दिखाऊंगा, क्योंकि वो इंटरस्टेट B2C 1 लाख रुपए की ऊपर की सप्लाई है। ऐसे ही कई सारी सप्लाई थी जो 1 में छूट गई, 4-5 सप्लाई थी, सारी की सारी B2C थी, सारी की सारी इंटरस्टेट थी, बट सबकी वैल्यू 1 लाख तक थी। तो जब मैं 1A फाइल करूंगा तो उन्हें कंसोलिडेट करके दिखा सकता हूं, एक साथ करके दिखा सकता हूं, क्योंकि कोई भी 1 लाख के ऊपर नहीं है। जो 1 लाख के ऊपर होती उसे ही मुझे 1A के अंदर भी अलग से इनवॉइस लेवल पे शो करना पड़ता। दिस इज अवर फर्स्ट डिस्कशन जो हमने कवर किया। अब क्योंकि हमने ये डिस्कशन कवर कर लिया, मैं आपके साथ 1A के रिलेटेड डिटेल्ड कवरेज कर सकता हूं। हर चीज बड़ी केयरफुली सुनना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। इस पे ट्रू फॉल्स 1 मार्कर ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इन केसेस where a taxpayer after having filed form GSTR1 realizes that some amendment, चाहे डाउनवर्ड हो या अपवर्ड, जैसे आपने 1 फाइल करते वक्त 1 लाख की वैल्यू ऑफ सप्लाई दिखाई थी और आपको पता चला 1.5 लाख दिखानी चाहिए थी, या 1 लाख की दिखाई थी और आपको पता चला 50,000 दिखानी चाहिए थी, गलती हो गई, एरर हो गया, तो दोनों अपडेट हो सकते हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। is required to be made in his tax liability in form GSTR1 an optional form GSTR1 is provided to him। ऑप्शनल फॉर्म है, चॉइस है, भरना है तो भरो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले टैक्स पीरियड के GSTR1 में तो आप भर ही सकते हो, वो तो ऑप्शन पहले भी था अभी भी है। 1A आपको दिया गया है कि आप इसी के अंदर ठीक कर दो। दिस अलाउज हिम टू ऐड एनी पर्टिकुलर्स मिस्ड आउट in reporting in form GSTR1 of current tax period or amend any particulars already declared
in GSTR1 of the current tax period, including those declared in IFF for the first and second month of the quarter, if any, for the quarterly taxpayer. Carefully सुनना, आपका जुलाई का महीना है, जुलाई का महीने का आपने GSTR1 भरा, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे सुधार सकते हो, या उसमें कुछ मिस हो गया तो ऐड कर सकते हो. यानी एडिशन हो सकता है या अमेंडमेंट हो सकता है, चाहे अमेंडमेंट अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो. इतनी चीजें आप GSTR1A में कर सकते हो फॉर दैट टैक्स पीरियड ऑफ जुलाई. तो जुलाई का 1 भरने के बाद आपने रियलाइज किया कुछ मिस हो गया है या आपने कुछ गलत भर दिया है, तो आप उसे 1A के अंदर ठीक कर सकते हैं. जिसमें सवाल आ सकता है मन में कि सर व्हाट अबाउट QRMP वाले, QRMP वालों को भी ये फैसिलिटी है सर, एकदम है, उनको भी ये फैसिलिटी है. मतलब सर उनका जुलाई अगस्त सितंबर था, तो जुलाई अगस्त सितंबर का 13 अक्टूबर तक भरना होता है, तो उन्होंने GSTR1 भरा और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ ऐड करना है, अमेंड करना है, तो वो भी 1A भर सकते हैं. ऑप्शनल फैसिलिटी उनके पास भी है. जिसमें क्वेश्चन क्या उठेगा कि सर पहले 2 महीने का उन्होंने शायद IFF भरा होगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भरी होगी, जिसमें भी एक ऑप्शन होता है भरने का. तो समझो उन्होंने वो भरा, उसमें कोई गलती हो गई, तो क्या वो गलती भी 1A से सुधारी जा सकती है? यस, वो गलती भी 1A से सुधारी जा सकती है. लेकिन ध्यान रखना 1 भरने के बाद ही 1A होता है. 1 भरने के बाद ही 1A होता है. सर 1 भरा ही नहीं तो किस बात का 1A? पहले 1 तो भरो फिर 1A की बात की जाएगी. तो हो सकता है आपको ये सवाल पूछा जाए कि सर जुलाई अगस्त सितंबर में मैंने जुलाई के IFF में कुछ डिटेल्स फर्निश की और उसमें गड़बड़ हो गई, तो क्या मैं IFF की डिटेल्स को ठीक करने के लिए 1A सीधे उसी समय फाइल कर सकता हूं? नहीं, अभी नहीं कर सकते आप. जुलाई का IFF भर दिया, अगस्त का IFF भर दिया, सितंबर का GSTR1 भरा, यानी जुलाई अगस्त सितंबर का जो भी IFF में कवर नहीं हुआ होगा वो सब आपने GSTR1 भरा. अब कुछ अमेंड करना है तो कर सकते हो. जब तक 1 नहीं भरोगे ना तब तक अमेंड नहीं कर सकते. मतलब IFF वाले पहले 2 मंथ्स भी अमेंड तो हो सकते हैं, पर 1 भरने के बाद, 1 भरने के पहले नहीं हो सकते कि सर मुझे IFF का ही अमेंडमेंट करना है. खाली IFF का अमेंडमेंट 1 भरने से पहले नहीं हो सकता. 1 भरने के बाद आप 1A फाइल करके कुछ भी अमेंड कर सकते हैं उन तीनों मंथ्स का ऑफ द क्वार्टर, लेकिन उसके पहले नहीं कर सकते आप. ये इंपॉर्टेंट बात हुई. A registered person may, after furnishing the details of outward supplies of goods or services in form GSTR1 for a tax period, but before filing of return inform GSTR3B for the tax period. GSTR1 भरने के बाद लेकिन GSTR3B भरने के पहले, GSTR1 भरने के बाद लेकिन GSTR3B भरने के पहले. इसका मतलब अगर जुलाई महीने की बात हो रही है, QRMP वाला नहीं है, सिंपल रखते हैं, जुलाई महीने की बात हो रही है, तो जुलाई महीने का GSTR1 भरने का डेट क्या होता है? 11 अगस्त. और जुलाई महीने का GSTR3B भरने का डेट क्या होता है? 20 अगस्त. तो 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच आप GSTR1A में अमेंडमेंट्स या एडिशंस करना चाहें तो कर सकते हैं. At his own option, amend or furnish details of outward supplies or both inform GSTR1A for the said tax period. यानी कि सर आपसे कोई पूछे GSTR1A भरने की ड्यू डेट क्या है, तो आप कहोगे सर ऐसी कोई ड्यू डेट नहीं है, लेकिन GSTR1A भरने के लिए पहले 1 भरा गया होना चाहिए और 3B भरना बाकी होना चाहिए. 1 के बाद ही होगा और 3B के पहले ही होगा. अगर आपने 1 ही नहीं भरा तो 1A नहीं भर सकते, और अगर 1 भरा और उसके बाद 3B भी भर दिया है तो अब आप 1A नहीं भर सकते. अब आपको उसको नेक्स्ट टैक्स पीरियड के 1 में ही अमेंड करना पड़ेगा. इसे मैं और प्रॉपर्ली नीचे अलग से की फीचर्स में डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना. फर्स्ट, इट इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी, ये फीचर्स हो जाएंगे, ऑप्शनल है. दूसरा, इट कैन बी फाइल्ड ओनली वंस फॉर अ रिटर्न पीरियड. सर मैंने 1 भरा, 1 भरने के बाद 1A भरा और मुझे पता चला यार अभी भी कुछ मिस हो गया, तो मैं फिर 1A भरना चाहता हूं, नहीं हो सकता. आप 1A एक ही बार भर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए. तो जुलाई महीने का 1 भर दिया, 1A भर दिया, दैट्स इट, डन. अब आप फिर से जुलाई महीने का 1A नहीं भर सकते, फिर से जुलाई महीने के 1A को अमेंड नहीं कर सकते. जो हो गया वो हो गया. इट अलाउज टू अमेंड द रिकॉर्ड्स फाइल्ड इन GSTR1 ऑफ द करंट टैक्स पीरियड. जो करंट टैक्स पीरियड उसकी बात हो रही है. सर पिछले किसी महीने का 1A भरना है, नहीं हो सकता. आपको इसी महीना जो करंट टैक्स पीरियड जिसका आपने 1 भरा है और 3B भरना बाकी है, उसी का 1A भर सकते हैं. The corresponding effect of the changes made through form GSTR1A on the liability shall be reflected in form GSTR3B for the same tax period. उसी टैक्स पीरियड में वो दिखाई देगा आपको. इसका मतलब आपने जुलाई महीने के लिए 11 अगस्त तक 1 भरा और GSTR3B आपने 20 अगस्त को भरा, तो उस दौरान आपने 1A भरा, तो 1A भरने के बाद उस महीने के 3B में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सर जितने का 1 भरते हैं उतने का 3B में पेबल दिखता है ना, तो जितना 1A में दिखाया होगा वो भी उसी टैक्स पीरियड के पेबल में दिखाई देगा, इमीडिएटली दिखाई देगा आपके पेबल में.
at the recipient's end, the ITC for the supplies declared or amended by the supplier through GSTR 1A will be available to the recipient in form GSTR 2B generated for the next tax period. Warning. सर हम जब 1A भरेंगे तो हमारा 3B तो तभी अपडेट हो जाएगा, हमें तो सरकार को तुरंत पेमेंट करनी पड़ेगी, हमारा तो तुरंत 3B में आ जाएगा, लेकिन सामने वाले के जो 2B में रिफ्लेक्ट होता है ना, वो अभी नहीं होगा, वो उसके नेक्स्ट टैक्स पीरियड में होगा। क्योंकि सर इस टैक्स पीरियड का 2B तो ऑटोमेटिकली पहले ही जनरेट हो गया होगा ना, जैसे ही 1 की ड्यू डेट निकली होगी, अब जानते हैं ना, तो देयर बाय वो तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, तो अब वो तो अमेंड हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, रीड ओनली फॉर्मेट है GSTR 2B, तो वो कैसे चेंज होगा? अब वो तो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में ही दिखेगा ना, और जब तक दिखेगा नहीं तब तक तो सामने वाला ITC ले ही नहीं सकता। मतलब बताओ सर कितना बड़ा अन्याय है, कितनी बड़ी इनजस्टिस है। 1 फाइल कर रहा है, उससे मिस हुआ, उसने 1A में ठीक किया तो उसके 3B में तो तुरंत दिख गया, लेकिन सामने वाला ITC तब तक नहीं ले पाएगा जब तक उसके 2B में नहीं दिखता, और उसके 2B में नेचुरली ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस अगले टैक्स पीरियड में ही दिखेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में ITC ले पाएगा। इसका मतलब आपके 1 में मिस हुआ और आपके रेसिपिएंट ने आपको फोन करके कहा कि सर क्या करते हो, मिस हो गया, देखो मेरे के 2B में नहीं दिखा, आपने रियलाइज किया, अब आपको भरना तो है ही ना, भरना तो है ही, तो आपने 1A में फाइल कर दिया, 1A में फाइल कर दिया रादर देन वेटिंग फॉर नेक्स्ट टैक्स पीरियड का 1, तो आपने जैसे ही 1A में फाइल किया तो आपके 3B में तो तुरंत आ गया, लेकिन सामने वाले के 2B में अगले टैक्स पीरियड में रिफ्लेक्ट होगा। मैं टैक्स पीरियड बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये टाइमलाइन QRMP में अलग चलाएंगे ना, लॉजिक सेम होगा, पर QRMP में टाइम पीरियड क्वार्टरली चलेगी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लॉजिक वही रहेगा, हम इसे प्रॉपर्ली देखेंगे भी। इट कैन बी अमेंडेड ओनली इलेक्ट्रॉनिकली, यू नो दैट एवरीथिंग हैपेंस इलेक्ट्रॉनिकली, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। देयर इज नो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 1A। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या GSTR 1A की कोई ड्यू डेट है, तो आप कहेंगे नहीं कोई ड्यू डेट नहीं है। फॉर द टैक्स पीरियड फाइलिंग फॉर्म GSTR 1 ऑन मंथली बेसिस, पहले मंथली बेसिस वालों की बात कर रहे हैं, फिर QRMP वालों की बात करेंगे। फॉर्म GSTR 1A will be available on the portal every month from the due date of filing of GSTR 1 or actual date of filing of GSTR 1 whichever is later। यहां पे आपका एक कंफ्यूजन और क्लियर हो जाना चाहिए। जुलाई महीने का आपको 1A भरना है, तो कब भर पाएंगे आप? वो फैसिलिटी जब पोर्टल पे दिख रही होगी, वो फैसिलिटी पोर्टल पे कब दिखेगी? जब जुलाई महीने का GSTR 1 भरने की ड्यू डेट या एक्चुअल डेट whichever is later पास हो चुकी होगी। इसका मतलब सर अगर जो ड्यू डेट है वो 11 तारीख है, 11 तारीख है जुलाई की, 11 अगस्त, और जो आपने एक्चुअली है वो 10 अगस्त को भर दिया, तो भले आपने 10 अगस्त को भर दिया, भले आपने 10 अगस्त को भर दिया, स्टिल आपको 1A भरने का मौका तो 11 अगस्त के बाद ही मिलेगा, वो तो आप 11 अगस्त के बाद ही भर सकते हो। मतलब इट इज द एक्चुअल डेट और ड्यू डेट व्हिचएवर इज लेटर के बाद ही आप भर पाओगे, उसके पहले आप 1A नहीं भर पाओगे। और अगर आपने सर भरा ही नहीं, आपने भरा ही नहीं, तो आप 1A कैसे ही भर पाओगे? तो आपका 11 अगस्त का ड्यू डेट है और आपने 1 भरा ही नहीं, तो फिर उस केस में 1A भर ही नहीं सकते ना, क्योंकि 1A भरने के लिए पहले क्या भरना होता है? 1। सर 1 भरा नहीं और 1A भरने की बात करते हो, पहले 1 भरो फिर 1A भरना। तो इट इज द एक्चुअल डेट और द ड्यू डेट व्हिचएवर इज लेटर से लेके कब तक? टिल द एक्चुअल फाइलिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड, सेम टैक्स पीरियड, टिल द एक्चुअल फाइलिंग। मतलब सर अभी जुलाई महीने की बात कर रहे थे और 20 अगस्त मेरी डेट थी और मैंने 18 अगस्त को भर दिया GSTR 3B, तो दैट्स इट, मैटर क्लोज ना। वहां थोड़ी 18 अगस्त और 20 अगस्त व्हिचएवर इज लेटर करेंगे, आपका 3B गया, शूट हो गया, बात खत्म, अब 1A थोड़ी आ सकता है। यानी आपका 1A का ड्यूरेशन आपको समझ आ जाना चाहिए। द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 और द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 व्हिचएवर इज लेटर टिल द एक्चुअल फाइलिंग ऑफ GSTR 3B के बीच में ही 1A भर पाएंगे, अगर 1 भरा होगा तो। From the liability perspective, the net impact of particulars declared or amended through 1A along with particulars declared in form GSTR 1 shall be auto-populated in GSTR 3B for the same tax period. We know that. अब यही बात आप QRMP के एंगल से कर लो सर, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। हालांकि लॉजिक समझ आ गया तो अपने आप समझ आ जाना चाहिए कि ड्यूरेशंस और टाइमलाइन कैसे वर्क करेगी। For QRMP tax period to file GSTR 1 on a quarterly basis, form GSTR 1A shall be available quarterly after actual filing of GSTR 1 or due date of filing of GSTR 1 whichever is later till the actual date of filing GSTR 3B for the same tax period। तो जुलाई अगस्त सितंबर है, तो जुलाई अगस्त सितंबर की ड्यू डेट क्या होती है? 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर और एक्चुअल, तो समझो एक्चुअल किया था सर 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर विच एवर इज लेटर के बाद ही 1A भर पाओगे।
से लेके कब तक, उसी क्वार्टर के टैक्स पीरियड यानी उसी क्वार्टर यानी टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 3B के एक्चुअल डेट तक। तो एक्चुअल डेट या तो 22 होती है या 24 होती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्टेट है। तो अगर समझो 22 है और आपने तो 19 को ही भर दिया तो 19 तक ही वन हो सकता है। तो आपका अगर 24 है और आपने 23 को भरा तो 23 तक वन हो सकता है। जो भी आपकी ड्यू डेट होगी डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपका काम किया जाएगा। तो इस तरह से साउथ इंडिया है वो 24th फॉलो करता है, जो नॉर्थ इंडिया है वो 22nd फॉलो करता है। आई थिंक ऑपोजिट है, नॉर्थ इंडिया 24th फॉलो करता है एंड साउथ इंडिया 22nd फॉलो करता है। तो वो जो भी है वो डेट आपकी जो रहेगी उसके हिसाब से आपको काम करना होगा कि आपका कौन सा पीरियड है जिसमें आप वने भर पाएंगे। द सप्लाईज रिपोर्टेड इन फॉर्म जीएसटीआर 1 of the current tax period, including those declared in IFF for the first month and second month of a quarter, can be amended through the corresponding quarterly one. सर IFF में भी कोई डिटेल आपकी गलत भरा गई थी या कुछ छूट गई थी, आप 1A में करना चाहें तो कर सकते हैं 1A में। From the liability perspective, the net impact of the particulars declared in 1A along with particulars declared in 1 or through IFF shall be auto-populated in 3B for the same tax period. There will be no separate amendment facility for records furnished through IFF for M1 and M2, month 1 and month 2। मतलब IFF को लेके अमेंड करने का कुछ नहीं है कि IFF को ही खाली अमेंड करना है। IFF हो गया, IFF हो गया, और फिर जो आपने 1 भरा उसके बाद IFF को भी अमेंड करना है, फर्स्ट वाले मंथ का, सेकंड वाले मंथ का और तीसरे वाले मंथ का, वो सब पॉसिबल है। बट IFF को आप सीधे अमेंडमेंट फैसिलिटी में नहीं ला सकते। In case where there is a change in required to be made in GSTIN of a recipient for a supply, the same can be rectified through form GSTR1 for subsequent tax period only. Very important. अब हम दोनों की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की भी और QRMP की भी। सर मैंने जो GSTR1 भरा ना उसके अंदर मैंने सब कुछ ठीक भरा, GSTI नंबर गलत भर दिया रेसिपिएंट का, तो वो भी वने के अंदर मैं अमेंड कर सकता हूं क्या? द आंसर इज नो। आपने GSTI नहीं अगर गलत भर दिया होगा ना उस रेसिपिएंट का जिसको आईटीसी क्लेम करना है, जिसके लिए आप आउटवर्ड सप्लाई फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसे 1A के थ्रू अमेंड नहीं कर सकते। उससे अब आपको अगले टैक्स पीरियड के GSTR1 के अमेंडमेंट टेबल में ही डालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यू कैन नॉट अमेंड दैट। तो मतलब आप ऐड कुछ भी कर सकते हैं, जो है उसमें एडलेस कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि जो डिटेल आपने फर्निश की थी उसके अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों कर सकते हैं, लेकिन उसका GSTI नहीं बदल पाएंगे। वैल्यू में गड़बड़ हो गई, रेट में गड़बड़ हो गई, वो सब ठीक कर दें आप, लेकिन आप उसका GSTI चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए 1A की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है आपके पास। ये हमने 1A के रिलेटेड सारी बात की। अब GSTR 2B में कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट सिर्फ यहां पर एक बात ऐड कर दी है सेक्शन 38 के अंदर। जब हम GSTR 2B पढ़ते हैं कि सामने वाले ने 1A में भरा होगा तो भी आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो 2B की सारी बातें जो आपने पढ़ी हुई है वो यहां पे रिप्रोड्यूस की हुई है, सिर्फ ये बात ऐड हो गई। क्या ऐड हो गया? एडिशनल डिटेल्स और अमेंडमेंट्स इन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर इन फॉर्म GSTR 1A filed between the day immediately after the due date of furnishing GSTR1 for previous tax period to the due date of furnishing of form GSTR1 for the current tax period। क्या कह रहे हैं ये? सर जुलाई महीना था, जुलाई महीने का बिल था, उसे सामने वाले को GSTR1 11 अगस्त तक भर देना चाहिए था, उसमें उसका मिस हो गया तो उसने 15 अगस्त को GSTR 1A में उसे डाल दिया, तो उसके तो 3B में तुरंत दिख गया होगा। लेकिन जिसका मिस हो गया था, जिस रेसिपिएंट का मिस हो गया था, उसको अगले टैक्स पीरियड के GSTR 2B में दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां क्या लिखा है कि सर जो जुलाई महीने का ड्यू डेट था उसके बाद और जो अगस्त महीने का ड्यू डेट होगा उसके पहले, तो जुलाई महीने का ड्यू डेट क्या हो गया 11 अगस्त, और अगस्त महीने का ड्यू डेट क्या हो गया 11 सितंबर के बीच में जो GSTR 1A भरे गए होंगे उसकी डिटेल्स उन्हें अगस्त के महीने में दिखाई देगी। जुलाई के महीने में कैसे दिखेगी? क्योंकि उसका तो पहले ही जनरेट हो गया होगा GSTR 2B, ऑटो जनरेट हो गया होगा, क्योंकि ड्यू डेट निकलते ही वो तो ऑटो जनरेट हो जाता है। इसी वजह से आपको उसे अगले टैक्स पीरियड में दिखाई देगा। तो 1 जो आप भर देंगे ड्यू डेट तक वो तो उसी टैक्स पीरियड में दिख जाएगा, पर ड्यू डेट के बाद 1A भर पाएंगे, उसके पहले तो भर ही नहीं पाएंगे। तो वो जो 1A आप भरेंगे ड्यू डेट के बाद, लेकिन नेक्स्ट मंथ की ड्यू डेट के पहले, तो सर भरना तो आपको अपने GSTR 3B के पहले ही होगा ना। बट लॉ में ऐसा बोला है कि आपने कोई 1A अगर भरा होगा इस महीने की ड्यू डेट के बाद और अगले महीने की ड्यू डेट के पहले, तो उसमें जो भी डिटेल फर्निश की गई होगी वो आपका सीधे और सीधे कब जाएगा? नेक्स्ट टैक्स पीरियड के अंदर ही कवर किया जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है GSTR 2B में कब दिखेगा, नेक्स्ट टैक्स पीरियड में। ये हमने 2B का डिस्कशन कंप्लीट किया, बाकी बातें आपको पता ही है, वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करके दी हुई है। और अब रिटर्न चैप्टर का हमारा लास्ट अपडेट,
रिटर्न चैप्टर का हमारा लास्ट अपडेट है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों का। कॉम्पोजिशन स्कीम में आपने पढ़ा होता है सर एक ही बार रिटर्न भरना होता है। एक तो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ क्वार्टरली टैक्स भरना होता है, जो क्वार्टरली आप टैक्स भरते हैं उसका स्टेटमेंट भरना होता है, वो तो क्वार्टरली भरना होता है। जीएसटी सीएमपी 08 अप्रैल में जून का 18 जुलाई तक, जुलाई अगस्त सितंबर का 18 अक्टूबर तक। लेकिन एक आपको एनुअल रिटर्न भरना होता है, वो एनुअल रिटर्न आपको साल खत्म होने के अगले साल के 30 अप्रैल तक भरना होता है, 30 अप्रैल तक। ये अपडेट हो गया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 रनिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके रिलेटेड आंसर 30 अप्रैल 2025 नहीं होगा, 30 जून 2025 होगा। उसे 2 महीने से एक्सटेंड कर दिया गया है। इट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 2 मंथ्स, उसे +2 मंथ्स कर दिया गया है, रिलैक्स किया है, थोड़ा और समय दिया है आपको कि साल खत्म हो जाने के बाद अगेन आपको कुछ चीजें कंप्लीट करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा और समय दिया और फिर बोला है फिर फाइल करना, 30 जून तक फाइल करना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक 30 अप्रैल था, फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स 30 जून हो गया है। इससे ऑटोमेटिकली जो आप सेक्शन 29 कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जहां पर बोला होता है 3 मंथ्स बियॉन्ड द ड्यू डेट तक भी नहीं भरा तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके कैंसिल कर दिया जाएगा, वो 3 मंथ्स बियॉन्ड द ड्यू डेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया ना, क्योंकि वहां आप बोलते थे 3 मंथ्स बियॉन्ड द ड्यू डेट 30 अप्रैल से गिनेंगे, अब आप कहोगे नहीं 30 जून से गिनेंगे, तो 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर हो जाएगा। यानी कि 30 सितंबर तक नहीं भरा तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है, और 30 जून तक भर देना चाहिए अगर आपको लेट फीस अवॉइड करनी है, क्योंकि वो आपका एक्चुअल ड्यू डेट हो चुका है अब। तो ये आपका रिटर्न चैप्टर का सारा अपडेट कवर हो जाता है। मैंने आपको पहले रिटर्न चैप्टर के अपडेट्स कराए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और रजिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अबाउट 1A, क्योंकि उसी के रिलेटेड छोटे मोटे वहां चेंजेस और अपडेट्स किए गए हैं, तो उन्हें समझने के लिए हमें पहले रिटर्न्स पढ़ना जरूरी था। अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट और रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, बट उसमें भी मैं पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का एक पॉइंट है, वो समझने के बाद आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक पॉइंट समझ आएगा। इसलिए मैं पहले रजिस्ट्रेशन के अपडेट्स करा रहा हूं आपको, और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर लेके जाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन में चलते हैं, रजिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं आपके, तो काफी सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं। उसमें पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा चेंज किया गया है, दैट इज रिलेटेड टू सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप। सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप, सुनना ध्यान से। आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर यानी सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 में जो सेक्शन 22, 23, 24 होता है, उसमें पढ़ा होता है कि कौन पर्सन लायबल टू रजिस्टर होगा, 22, 23, 24। जिसमें सेक्शन 23 में आपको पढ़ाया जाता है पर्सन्स हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब जिन्हें लेना ही नहीं है रजिस्ट्रेशन। जिसमें आपने कई पॉइंट्स पढ़े होते हैं कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो और सप्लाई कर रहे हो आउट ऑफ प्रोड्यूस, आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, या फिर अगर आप एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज की सप्लाई कर रहे हो, आउटवर्ड, एक्सक्लूसिवली आउटवर्ड रिवर्स चार्ज की सप्लाई कर रहे हो, इनवर्ड तो 1 भी रुपए का है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, सेक्शन 24 में हम पढ़ते हैं, लेकिन आउटवर्ड एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता, ये आपने पढ़ा होता है। इस पॉइंट में चेंज किया गया है। अब इस पॉइंट में जो चेंज किया गया है ना, वो चेंज किया गया है फॉर अ सप्लायर ऑफ अ मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप सप्लाई करने वाले पर्सन की, आप मेटल स्क्रैप समझते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर भंगार का सामान बच जाता है उसे हम मेटल स्क्रैप बोलते हैं। तो अंदर वो जो चिप्स होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह के अंदर, वो सब मेटल स्क्रैप होता है, अलॉयज वगैरह ये सब। इसका अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इसको फिर अगेन रिसाइकल किया जाता है, रीयूज किया जाता है। तो सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप का अगर आपका काम है तो उसके रिलेटेड यहां चेंज किया गया है। अब जो चेंज किया गया है ना, वो समझने के लिए मुझे आपको पहले एक ऐसी बात बतानी पड़ेगी जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट बिना वो समझे आपको ये बात समझ नहीं आएगी। देखो रटना है तो बात अलग है, रटना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको समझना है तो पहले आपको ये एक बेस समझना होगा, एक प्री रिक्विजिट समझना होगा जो सिलेबस में नहीं है बट आपको बताना जरूरी है। मेटल स्क्रैप में रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। तो गुड्स रिवर्स चार्ज आपके सिलेबस में नहीं है ना, फाइनल में आता है। आपके तो खाली सर्विसेज रिवर्स चार्ज है, जिसमें आप 20 जैसी सर्विसेज पढ़ते हैं।
तो गुड्स की जो 8-9 आइटम्स की लिस्ट है उसमें एक आइटम है कि अगर आप मेटल स्क्रैप की सप्लाई करते हैं और सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड, और रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड, तो ऐसी सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी रेसिपिएंट को भरना ही होगा। तो समझो मैंने नया नया काम शुरू किया है मेटल स्क्रैप सप्लाई करने का, तो मेरा तो कोई टर्नओवर ही नहीं है, तो मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, क्योंकि जब तक मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं बनूंगा, मेरा टर्नओवर क्रॉस नहीं होगा, तब तक तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है ना। लेकिन मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूं वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट को ही उसके ऊपर जीएसटी भरना होगा। खुद ही इनवॉइस बनाएगा, खुद ही पेमेंट वाउचर बनाएगा, खुद ही जीएसटी लगाएगा, सरकार को भरेगा और बाद में उसका आईटीसी लेगा। दैट विल बी द कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड होता है तो इनवॉइस बनाने का काम भी रेसिपिएंट का होता है ना। 31(3)(f) और जी में पढ़ते हैं हम, इस तरीके से सब कुछ रेसिपिएंट को ही करना पड़ेगा। तो यहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रिवर्स चार्ज में कवर हो रहा है, तो एक सप्लायर क्या बोलेगा कि मैं तो जो सप्लाई करे चले जा रहा हूं वो एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज में। जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है उसका टर्नओवर 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, इस तरीके से टर्नओवर बढ़ रहा है तो भी यहां पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो सप्लायर बोलेगा मुझे तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है ना। इस तरीके से उसका टर्नओवर 2 करोड़ भी हो जाएगा तो भी वो क्या बोलेगा, मेरा तो रिवर्स चार्ज है, मैं तो एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज करता हूं एंड देयर बाय मुझे तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। तो सरकार ने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जैसे ही उस सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप का टर्नओवर हिट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो गुजरात से सप्लाई करता है तो गुजरात में 40 लाख की लिमिट होगी एक्सक्लूसिवली गुड्स की, मेटल स्क्रैप इज द गुड्स एक्सक्लूसिवली गुड्स की, तो जैसे ही 40 लाख हिट हो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़े और फिर रिवर्स चार्ज लगना बंद हो जाए और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाए, क्योंकि अब उसका टर्नओवर हिट हो गया है, वो छोटा बिजनेस नहीं कर रहा, अब वो एक बड़ा बिजनेस कर रहा है, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है, तो फिर रिवर्स चार्ज क्यों लगाए, फिर तो हमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चालू कर देना चाहिए। तो देयर बाय सेक्शन नंबर 23 में इन्होंने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके क्या बोला कि अगर कोई एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज की सप्लाई करता है तो उसको नहीं लेना रजिस्ट्रेशन, कभी नहीं लेना। लेकिन अगर वो सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप है, अगर वो सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप है और उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, फिर उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, सेक्शन 23 का बेनिफिट बंद हो जाएगा और उस पर रिवर्स चार्ज लगना बंद हो जाएगा और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन बन जाएगा और फिर वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे, जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही आएगा। इसका मतलब समझो 4 केसेस हो गए, 4 केसेस सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप में, सप्लायर और रेसिपिएंट में सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। दूसरा केस सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों अनरजिस्टर्ड है तो सर जीएसटी क्यों लगेगा, कैसा फॉरवर्ड चार्ज और कैसा रिवर्स चार्ज, जीएसटी नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो, लेकिन सप्लायर का जैसे ही टर्नओवर हिट हो जाए उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज बंद कर दिया जाएगा। तो इन्होंने ऐसा लिखा, पर्सन हु आर ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, total tax which is liable to be paid on reverse charge by the recipient of such goods or services have been exempted from obtaining registration. You know that. However, although tax on supply of metal scrap falling under these chapters of Customs Tariff Act is payable by the recipient under reverse charge, above exemption from registration is not applicable in the said case. Thus, any person exclusively engaged in the supply of metal scrap will not be exempted from registration. यानी कि जैसे ही उस पर्सन का टर्नओवर हिट होगा ना, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर वो ये नहीं कह सकता मैं तो रिवर्स चार्ज की सप्लाई करता हूं। सर आप करते थे, अब आपका टर्नओवर हिट हो गया ना, 10, 20, 40 लाख व्हाटएवर जो भी लग रहा होगा सेक्शन 22 के तहत, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाना होगा। इसे कंक्लूड कर देता हूं। मैंने नया नया काम शुरू किया है मेटल स्क्रैप सप्लाइंग का, सेल कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, जीएसटी लग रहा है पर रिवर्स चार्ज में मैं रजिस्टर्ड हूं, 20 साल तक पहुंचा, मैं 40 लाख पे पहुंच चुका हूं, गुजरात से ऑपरेट कर रहा था, तो अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फॉरवर्ड चार्ज चालू हो जाएगा और फिर उसके बाद हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही चलेगा ना, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड हूं। तो छोटे छोटे मेटल स्क्रैप सप्लायर जब तक थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच जाते तब तक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रहेगा और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हैं वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो जाएगा। ये बात मुझे आपको इसलिए भी बतानी जरूरी थी क्योंकि इसका लिंक
अभी हमारा टीडीएस में भी आएगा अंडर सेक्शन 51 में। टीडीएस वाली बात मैं यहीं से करा देता हूं, क्योंकि अभी अभी आपने ये बात सुनी है, मैंने 4 केसेस बनाए ना, आपने 4 केसेस सुने हैं, तो तुरंत आपको टीडीएस में ले जाके आपका इसका डिस्कशन करा देता हूं। फिर वापस रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएंगे। टीडीएस के अंदर क्या किया इन्होंने, सेक्शन नंबर 51 आप पढ़ते ध्यान है, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं, वहां पर हम टीडीएस की बातें करते हैं। यहां पर इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया है। एक पॉइंट ऐड क्या किया है कि अभी तक टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी इन लोगों की थी, ये सरकारी बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ये लोग की थी। अब इसमें एक नया पॉइंट ऐड किया इन्होंने। क्या ऐड किया सुना, एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन, any registered person receiving supplies from metal scrap from another registered person, गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, ऐसा कुछ नहीं, एनी रजिस्टर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड, इट्स वेरी सिंपल, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। मतलब अभी 4 केसेस बनाए थे ना मैंने, ध्यान देना, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज, उस पर टीडीएस नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड फॉरवर्ड चार्ज, उस पर टीडीएस नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड फॉरवर्ड चार्ज, और उस पर टीडीएस भी लगेगा। टीडीएस तभी लगेगा जब कंडीशंस आपकी सारी की सारी सेटिस्फाई हो गई होगी तो। और कंडीशंस क्या होती है सर, 2.5 लाख के ऊपर की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगी तभी लगेगा ना। जो हमारा टीडीएस 2% की रेट पे लगाया जाता है वो तभी लगेगा, यानी बाकी कंडीशंस तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन अब इस आइटम को भी कवर कर लिया है कि जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में है, पर जो कंसीडरेशन पे कर रहा होगा वो टीडीएस काटेगा, मतलब रेसिपिएंट सप्लायर का टीडीएस काटेगा और सरकार को जमा करेगा, जो जिसका टीडीएस काटा उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो अगर टीडीएस का कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं होना तो टीडीएस का पूरा लेक्चर आई हैव अपलोडेड इट ऑन आवर चैनल, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो टीडीएस पूरा 1 घंटे में समझाया हुआ है, पूरा डिटेल में, एंड टू एंड, रिवीजन नहीं, पूरा क्लियरली समझाया है। पहले वो सुन लो, फिर टीडीएस का ये पॉइंट पढ़ना, क्योंकि टीडीएस इस पॉइंट पे भी लगेगा। अब ये बात ऐड हो गई, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। और सर लास्ट वाला क्या था, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, तो सर जीएसटी नहीं लगेगा ना, तो फिर कैसा टीडीएस, कैसा फॉरवर्ड चार्ज, कैसा रिवर्स चार्ज, कुछ नहीं होगा। तो आपके दिमाग में क्या, आपने साइड में कहीं 4 केसेस बना लिए होने चाहिए। सर अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप, रिवर्स चार्ज, नो टीडीएस। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप, फॉरवर्ड चार्ज, नो टीडीएस। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप, फॉरवर्ड चार्ज, टीडीएस इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तभी टीडीएस, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, नो टीडीएस, नो फॉरवर्ड चार्ज, नो रिवर्स चार्ज, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। अब आपने यही टीडीएस में एक बात और पढ़ी होती है कि सर अगर कोई पीएसयू दूसरे पीएसयू को सप्लाई कर रहा है, या फिर ये जो ऊपर आपने पॉइंट्स पढ़े क्लॉज ए बी सी डी के अंदर कि सरकार की एक डिपार्टमेंट सरकार की ही दूसरी डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है, तो उस पर टीडीएस नहीं लगता। ये बात आपने पढ़ा होता है, यानी कि यहां ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑथोरिटी और अ बोर्ड सेट अप बाय एन एक्ट विद 51% और मोर पार्टिसिपेशन, या सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट या पीएसयू, ये आपस में ही एक दूसरे को कोई सप्लाई करते हैं कि पीएसयू टू अ सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, या सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट टू एनी अथॉरिटी सेट अप बाय गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो कोई टीडीएस नहीं होता। ये आपको पता है। इन्होंने कहा ये वाली बात जो आपको पता है ना, वो इस क्लॉज डी वाले पर्सन पे नहीं लगाई जाएगी। क्लॉज डी वाला मतलब जो अभी आपको पढ़ा है, क्लॉज डी वाले पर्सन पे नहीं लगाई जाएगी। मतलब सर अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को, अगर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को कोई भी तरह की सप्लाई कर रही है, तो हमने बोला ना उसके ऊपर टीडीएस नहीं होगा। ऐसी अगर कोई सोसाइटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट किसी और सोसाइटी को विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट को अगर कोई भी सप्लाई कर रही है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर कोई सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट किसी पीएसयू को कोई भी सप्लाई कर रही है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप है ना, और दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो फिर उस पर टीडीएस लगेगा। मतलब एग्जाम में ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अ सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट is making a supply to PSU of metal scrap,
तो फिर उस पे टीडीएस लगेगा इफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2,50,000, जो हमारी कंडीशन एट द रेट ऑफ 2%। वो तो वैसे का वैसे ही रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब मेटल स्क्रैप के केस में इन्होंने बोला टीडीएस लगता ही है सर, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड हो तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये वाला एक्सेप्शन नहीं है जो आपका एक दूसरे पर्सन के अंदर होता है, तो हम कहते हैं ना कि एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने एक को दिया, तो वो वाली बात यहां लागू नहीं होगी, बाकी जगहों पे रहेगी। तो अगर कोई और सप्लाई ऑफ गुड्स है, नॉट मेटल स्क्रैप, कोई और सप्लाई ऑफ सर्विस है, नॉट मेटल स्क्रैप, और वो पीएसयू ने पीएससी को दिए या सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ने पीएससी को दिए, तो फिर कोई टीडीएस नहीं होता। लेकिन मेटल स्क्रैप में तो रहेगा ही, चाहे इन्होंने एक दूसरे को ही दियो या किसी ने भी किसी को भी दियो। यानी सिंपल ध्यान में रखो ना सर, सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप में एनी रजिस्टर्ड पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन लगेगा ही लगेगा टीडीएस। अगर 2.5 लाख के ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो ये जो 2% का आप टीडीएस पढ़ते हैं वो एप्लीकेबल आपके ऊपर कर दिया जाएगा। ये 2,50,000 रुपीज की जो हम बात कर रहे होते हैं। हालांकि वो जो एक एक्सेप्शन होता है ना, वो एक्सेप्शन तो रहेगा ही, वो तो मेटल स्क्रैप में भी रहेगा ही कि भाई सर वो है ही दूसरे स्टेट का, और फिर उसके स्टेट के रिलेटेड आप अगर टीडीएस काट लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो हम केसेस बना के नहीं पढ़ते हैं, एलओएस, एलओआर, पीओएस, अलग अलग केसेस। तो एक केस हमारा ऐसा पर्टिकुलरली बनता है जिसके अंदर हम टीडीएस की बात नहीं करते, वो मेटल स्क्रैप में भी रहेगा, क्योंकि उससे तो क्या है ना, क्रेडिट मैकेनिज्म में इंपैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो किसी और स्टेट का टीडीएस काट लेगा और वो किसी और स्टेट को बिलोंग करता है जिसको जमा कर देगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। अगेन वो पॉइंट ध्यान में ना हो तो पूरा का पूरा लेक्चर आप टीडीएस का सुन ले। मैं यहां सिर्फ अमेंडमेंट्स कवर करने पे फोकस कर रहा हूं, तो मैंने उस पोर्शन को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये हमारा टीडीएस का अपडेट हो गया। अब मैं करा आपको रजिस्ट्रेशन रहा था, बट टीडीएस के अपडेट में एक बार आपको लेके चला गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लिंक हमारा यहां से आ रहा था। ये हमारा पहला डिस्कशन हो गया रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर। तो मैं वापस रजिस्ट्रेशन पे आ जाता हूं। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारा नेक्स्ट अपडेट कहां किया गया है, सेक्शन नंबर 29 में अपडेट किया गया है। सेक्शन 29 याद दिलाऊं तो सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपको कहा जाता है कि एक आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और एक होता है डिपार्टमेंट सुओ मोटो, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करता है और फिर इंक्वायरी करके कैंसिल करता है। ये आप पढ़ते हैं। तो जो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल करने जाता है, वहां आपने ये लिस्ट पढ़ी होती है। इस लंबी लिस्ट में 2 अपडेट्स हैं, एक पॉइंट एफ में और एक नया पॉइंट जोड़ा गया है पॉइंट जी। आपने लिस्ट पढ़ी होती है, उसमें 2 अपडेट्स हैं, एक पॉइंट एफ में अपडेट है और पॉइंट जी तो नया ही जोड़ दिया है, फ्रेशली ऐड किया। पहले अपडेट वाली बात करूं, वो छोटी सी बात है। फर्निशेस डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर 1 as amended in form GSTR 1A if any under section 37 which is in excess of outward supply declared in valid return under section 39 for the said tax period। आपको ध्यान होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर आपने 1 में जितनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई और 3B में जितनी आप आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहे हैं, उसमें अगर 1 की आउटवर्ड सप्लाई इज इन एक्सेस ऑफ 3B में आपने जितनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई उसी टैक्स पीरियड की, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है बाय द ऑफिसर। वो आपको मेल भेज के आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है इफ 1 के अंदर दिखाई गई आउटवर्ड सप्लाई 3B के अंदर दिखाई गई आउटवर्ड सप्लाई से ज्यादा है। अब यहां ऐड क्या कर दिया है, क्योंकि आपको रिटर्न इसलिए पढ़ाया ना मैंने कि 1 के साथ साथ 1A में भी आपने कुछ दिखाया, तो 1 + 1A जोड़ के आउटवर्ड सप्लाई जितने की दिखाई, अगर वो आपने 3B के अंदर दिखाई गई आउटवर्ड सप्लाई से ज्यादा दिखाई, तो उस केस में वो एक वैलिड रीजन बन जाएगा। यानी कि अब खाली 1 वर्सेस 3B नहीं होगा, 1 + 1A वर्सेस 3B होगा। ये बात ऐड हो गई। तो एक्चुअली में ना सर, पूरे लॉ में जहां पर भी आपने 1 पढ़ा है ना, वहां पे आगे जोड़ दिया है गवर्नमेंट ने एज अमेंडेड इन जीएसटीआर 1A। अगर फाइल किया होगा तो इफ एनी, किया ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर 1 में कुछ भरा था और उसे 1A में ठीक कर दिया, तो फिर जो ठीक कर दिया वो लोगे ना, जो 1 में भरा था वो नहीं लोगे। और कुछ 1 में भरना मिस हो गया था और 1A में भरा, तो जो 1 में भरा था वो सब तो लोगे और 1A में जो भरा वो भी लोगे। इस तरीके से आपको 1 + 1A की आउटवर्ड सप्लाईज को 3B की आउटवर्ड सप्लाई से कंपेयर करना है, जो अगर एक्सेस में है तो इट इज वन ऑफ द रीजंस जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल किया जाएगा, पहले सस्पेंड करने के बाद कैंसिल कर दिया जाएगा। ये एक अमेंड हुआ पॉइंट, और एक ऐड हुआ है पॉइंट, एक नया पॉइंट ऐड हुआ है जिसके बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके कैंसिल किया जा सकता है कि इफ यू वायलेट द प्रोविजंस ऑफ 3rd और 4th प्रोविजन टू रूल 23(1), अगर आप रूल 23 सब रूल 1 के 3rd या 4th प्रोविजन को वायलेट करते हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। तो आपके मन में आएगा सर व्हाट इज रूल 23 सब रूल 1 का 3rd एंड 4th प्रोविजो। ये दोनों प्रोविजोस 3rd एंड 4th प्रोविजो नए ऐड हुए, मतलब एक्चुअली में ये प्रोविजोस ही नए आए हैं और उसी को फिर वापस एक पॉइंट बना दिया गया है कि इसके बेसिस पे सस्पेंशन हो सकता है। तो सर ये रूल 23 सब रूल 1 क्या है?
दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 30, रिलेटेड टू सेक्शन 30, सेक्शन 30 के रिलेटेड डिस्कशन है। व्हाट इज सेक्शन नंबर 30? रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 29 में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया, इंक्वायरी हुई, फिर कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के बाद आपको पछतावा हुआ, यार गलती हो गई यार, मैं ठीक कर देता हूं अपनी गलती। आपने अपनी गलतियां ठीक कर दी, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया गया था उसे आप रिवोक करा सकते हैं एक एप्लीकेशन करके सेक्शन 30 में। तो सर ये सेक्शन 30 के रिलेटेड है, तो मतलब ये पॉइंट पढ़ने के लिए पहले आपको सेक्शन नंबर 30 पढ़ाना पड़ेगा, फिर ही हम ये पॉइंट पढ़ पाएंगे। तो सर सेक्शन नंबर 30 क्या पढ़ा होता है आपने? पहले रिवाइज करा देता हूं, फिर ही उसका अमेंडमेंट समझ आएगा। सेक्शन 30 में आपने पढ़ा होता है कि सर आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, डिपार्टमेंट ने किया था, आपने नहीं, डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था, क्योंकि उनमें से कोई एक रीजन हुआ होगा कि आपने सर समझो 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरा, 6 मंथ्स तक नॉर्मल, जो क्यूआरएमपी वाला नहीं है। क्यूआरएमपी वाला है तो 2 क्वार्टर तक नहीं भरा, जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं भरा, जीएसटीआर 3B, या फिर कॉम्पोजिशन वाला है तो जो ड्यू डेट है उसके 3 महीने तक भी नहीं भरा, 3 मंथ्स बियॉन्ड द ड्यू डेट, ऐसे पूरी लिस्ट है ना। या डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से आप बिजनेस ही नहीं कर रहे, ऐसे सारे पॉइंट्स है आपके। तो समझो आपका वो जो 6 महीने वाला पॉइंट है वो लेते हैं, 6 महीने हो गए और आपने रिटर्न नहीं भरा, तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके कैंसिल कर दिया गया कि आपने रिटर्न नहीं भरा, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद आपको रियलाइज हुआ मुझे भर देना चाहिए था ना, मैंने गलती की, डिपार्टमेंट ने इसलिए तो कैंसिल कर दिया। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला? अप्लाई फॉर रिवोकेशन, बट बिफोर यू अप्लाई फॉर रिवोकेशन फाइल ऑल द रिटर्न्स, पहले सारे रिटर्न्स फाइल करो जो तुम्हारे पेंडिंग थे। तो एज पर द लॉ आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ना, तो भी जो पेंडिंग रिटर्न से जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया वो भरे जा सकते हैं। यानी कि आपका जीएसटीआई वैसे तो डिफंक्ट हो गया, लेकिन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न जो आपने नहीं भरे थे, जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, वो आप भर सकते हैं। और वो भरने के बाद आपको अप्लाई करना होता है फॉर रिवोकेशन कि भाई मैंने सब सुधार दिया, सॉरी अभी ठीक कर दो। और वो एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है 90 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर, और 90 डेज में अगर नहीं कर पाए तो 180 डेज का एक्सटेंशन भी मिलता है, जो आपको कमिश्नर से लेना पड़ता है, या फिर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, आपको उससे एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। और फिर वहां से 30 डेज में प्रॉपर ऑफिसर जवाब देगा कि हुआ या नहीं। तो अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो वो क्वेरी रेज करेगा, और अगर वो क्वेरी रेज करेगा तो वहां से 7 वर्किंग डेज में आपको जवाब देना होता है, और 7 वर्किंग डेज में आपने जवाब दे दिया तो वहां से अगेन 30 डेज में वो या तो ओके करेगा या फिर उसे रिजेक्ट कर देगा। ये प्रोसेस होता है। यानी पहले 90 डेज प्लस 180 डेज के अंदर आप अप्लाई करते हैं, फिर वहां से 30 डेज में वो क्वेरी रेज करता है, वहां से 7 वर्किंग डेज में आप क्वेरी का जवाब देते हैं, और वहां से 30 डेज में वो उसे डिस्पोज करता है। दिस इज द टाइमलाइन। इसमें कोई अपडेट नहीं है, ये मैंने अमेंडमेंट नहीं पढ़ाया आपको, ये पहले से ऐसा ही था। दिस इज द सीक्वेंस दैट यू हैव टू फॉलो, इसी सीक्वेंस में आपको बढ़ना होता है। अब आपने अप्लाई करा, तो अप्लाई करने से पहले वो जो रिटर्न्स थे आपके वो आपने भरने होंगे, और मैंने आपको कहा आप वो भर सकते हैं, भले आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, फंक्शनैलिटी अलाउ करती है पोर्टल पे, आप उसे भर सकते हैं, क्योंकि आप गलती सुधारोगे तभी तो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करोगे ना। गलती सुधारी नहीं तो रिवोकेशन के लिए ऐसे अप्लाई करोगे, तो देर भाई पहले आप वो भरो। पर अब एक दूसरी दिक्कत आई, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए यहां पर सेक्शन नंबर 30 रूल 23 सब रूल 1 में प्रोविजंस डाले गए। दिक्कत क्या आई तो ना, तो ये एक टाइमलाइन लेके समझते हैं कि क्या इशू क्रिएट हुआ। यहां आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया, एक पर्टिकुलर डेट को समझो 25 जुलाई 2024 को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल हुआ? आपने 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरे थे, सस्पेंड किया, इंक्वायरी हुई, फिर भी नहीं भरे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल मार दिया। कैंसिल मार दिया तो वो डेट है 25 जुलाई 2024। अब कैंसिलेशन के बाद आपके पास अप्लाई करना है आपको, जिसके लिए आपको 90 डेज का टाइम दिया है, जो 180 डेज तक एक्सटेंड भी हो सकता है। बट ये अप्लाई करने से पहले आपने वो जो रिटर्न्स नहीं भरे थे वो सारे के सारे आपको भर देने हैं। सारे के सारे भर देने हैं, मतलब इस डेट तक
जितने रिटर्न्स ड्यू हो गए थे ना, इस डेट तक जितने रिटर्न्स ड्यू हो गए थे वो सारे आपको भर देने हैं। इसका मतलब जून महीने तक के ड्यू होंगे ना, नॉर्मल वाला पर्सन माने तो, क्योंकि जून वाले का ड्यू कब हुआ होगा, जीएसटीआर 3B 20 जुलाई को ड्यू हो गया होगा, तो वहां तक जून महीने तक के रिटर्न आपको सारे भर देने होंगे। जुलाई का कैसे भरोगे आप, जुलाई तो अभी बीच में चल रहा था, तभी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो आपको जून महीने तक के सारे जीएसटीआर 3B आपको भर देने, जून महीने तक के, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो समझे आपने, यहां ऑल फाइल्ड टिल जून आपने कर दिए, और अब एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन करने के बाद 20/10/24 को आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसल था उसे रिवोक कर दिया गया। ठीक है, वही टाइमलाइन फॉलो होते हुए 80 प्लस 90 प्लस 180 डेज के अंदर अप्लाई हुआ होगा, एक्सटेंशन मिला होगा तो, और अप्लाई हो जाने के बाद उन्होंने 30 डेज के अंदर अंदर आपको शायद क्वेरी रेज की होगी, वहां से 7 वर्किंग डेज में आपने जवाब दिया होगा, और वहां से 30 डेज में इन्होंने फाइनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया होगा, तो समझो एक्सेप्ट कर लिया, एंड देयर बाय इस दिन रिवोकेशन हो गया। अब रिवोकेशन हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन वापस इफेक्ट में आ गया है। बट एक दिक्कत क्या हुई कि ये जो ड्यूरेशन है ना, इस ड्यूरेशन के रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं हुए होंगे, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब के तो रिटर्न फाइल नहीं हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पोर्टल है वो खाली आपका जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था उसके पहले जितनों की भी ड्यू डेट आ गई थी, खाली वही फाइल करने का ऑप्शन देगा। इसका मतलब ये नहीं कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल था तो आप जुलाई भी भर पाओगे, अगस्त भी भर पाओगे, सितंबर भी भर पाओगे, अक्टूबर भी भर पाओगे, आप इन्हें भर ही नहीं पाओगे। और सर अब आप चाहोगे भी कि सितंबर का भरना है तो कैसे भरोगे, क्योंकि 20 अक्टूबर तो उसकी ड्यू डेट होती है, वो तो जा चुकी है। अगस्त का कैसे भरोगे, जुलाई का कैसे भरोगे, वो तो जा चुकी है। तो देयर बाय लॉ में ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो महीने बीत गए जिनका रिटर्न्स आपने फाइल ही नहीं किया उसका क्या अब, तो उसके रिलेटेड अब गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाला, और प्रोविजन डाल के क्या क्लियर किया कि जिस भी दिन ये रिवोक हुआ होगा ना, वहां से आपको 30 डेज मिलेंगे टू फाइल ऑल रिटर्न्स, ये वाले टाइम पीरियड के जो भी आप फाइल नहीं कर पाए थे, 30 डेज का आपको टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट व्हेन द रजिस्ट्रेशन व्हिच वाज कैंसल्ड वाज रिवोक्ड, के अंदर अंदर आपको इस सारे रिटर्न्स फाइल करने होंगे विद इन 30 डेज। जो आप फाइल नहीं कर पाए थे वो सारे के सारे आप फाइल करेंगे। अब ये बात आपको जैसी मैंने बताई ना, तो मैंने आपको थर्ड प्रोविजो पढ़ा दिया, थर्ड प्रोविजो रूल 23 सब रूल 1 आपको पढ़ा दिया, जो अब सेक्शन 29 में डाल दिया गया। इसका मतलब अगर 30 डेज के अंदर अंदर आपने ये वाले रिटर्न्स नहीं भरे, अगर 30 डेज में ये वाले रिटर्न्स नहीं भरे तो 30th डे पे अगेन आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर से सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 29 की लिस्ट में आ गया वो, क्योंकि आपने ये रिटर्न नहीं भरा 30 डेज के अंदर अंदर जो हमने आपको टाइम लिमिट दी। सर ये तो थर्ड प्रोविजो हुआ। सर व्हाट अबाउट फोर्थ प्रोविजो? फोर्थ प्रोविजो सिर्फ एक वेरिएशन है इसका। वेरिएशन कैसे है सुनना, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया इस डेट को विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि रजिस्ट्रेशन जिस दिन कैंसिल किया गया उसके अंदर कहा गया कि इसे कैंसिल कर दिया गया है 1 जनवरी 2024 से, यहां से इफेक्ट में आ जाएगा 1 जनवरी 2024 से। तो होगा क्या, अगर आपका कैंसिलेशन किया गया है ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो जब आपको कहा जाएगा कि रिवोकेशन के लिए फाइल करो, तो उस समय आपको जो पोर्टल है वो खाली 1 जनवरी 2024 के पहले तक के जितने रिटर्न थे ना वही भरने देगा। वो आपको ये 1 जनवरी से लेके 25 जुलाई भी नहीं भरने देगा, यानी कि उन सब रिटर्न्स की ड्यू डेट जो 1 जनवरी के पहले गिर रही होगी ना, खाली वो वही भरने देगा। जो 1 जनवरी से रिटर्न्स होंगे ना वो भरने ही नहीं देगा, यानी कि आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए उसके पहले के रिटर्न्स भरने होंगे 1 जनवरी के पहले के, बाकी वो आपको भरने ही नहीं देगा। इसका मतलब स्थिति हो जाएगी कि जब आप अप्लाई करोगे तो 1 जनवरी के पहले वाले तो सारे भर दोगे आप, लेकिन 1 जनवरी के बाद वाले नहीं भर पाओगे। तो जब आपका रिवोकेशन हो जाएगा इस दिन सेम प्रोसेस में, तो आपको ये पूरे ड्यूरेशन के रिटर्न 30 डेज में भरने होंगे, पूरे ड्यूरेशन के,
जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया गया था से लेके जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल था वो रिवोक हुआ, कि सारे रिटर्न्स आपको 30 डेज में भरने पड़ेंगे जिस भी दिन आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था वो रिवोक हुआ। अगर आपने 30 डेज में ऐसा नहीं किया तो फिर से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा सेक्शन नंबर 29 के अंदर, फिर इंक्वायरी होगी और फिर कैंसलेशन कर दिया जाएगा। यह बात आपकी फोर्थ प्रोविजन है। इन चीजों को समझने के लिए आपको यहां पर पूरा टेक्स्ट प्रोवाइड किया हुआ है, मैं क्विकली आपके साथ गो थ्रू कर लेता हूं। Where a registered person is cancelled suo motu by the proper officer within a period of 90 days आपका एप्लीकेशन करना होता है from the date of service of order of cancellation. The said period on sufficient cause being shown for reasons to be recorded in writing may be extended by commissioner या फिर additional commissioner joint commissioner अगर वो authorized होगा तो for a further period not exceeding 180 days. The registered person whose registration is cancelled shall submit an application for in the prescribed form within a period of 90 days electronically. If the proper office is satisfied, he may revoke it within 30 days. If he is not satisfied, he will first issue a show cause notice and then 7 working days में आप जवाब दोगे। जहां से आपने 7 वर्किंग डेज में जवाब नहीं दिया तो फिर 30 डेज के अंदर अंदर वो या तो कैंसिल कर देगा या फिर जवाब दिया होगा तो 30 डेज के अंदर अंदर शायद ओके करेगा या कैंसिल करेगा। Where registration was cancelled for failure of registered person to furnish return. अब हम हमारी बात पे आए। Where registration is cancelled for failure to furnish before applying for registration, the person has to make good the defaults. गलतियां सुधारनी है। That is, a person needs to file such returns and pay the amounts as due along with interest, penalty, late fees वगैरह वगैरह. However, the registration may be cancelled either from the date of order of cancellation or from a retrospective date. वो तो कहीं से भी हो सकता है, उसी डेट से भी हो सकता है, रेट्रो डेट से भी हो सकता है। अब अगर with effect from date of order of cancellation है तो क्या, यानी पहले थर्ड प्रोविजन, as we have already seen that the common portal does not allow furnishing of returns for the period after the effective date of cancellation, but returns for the earlier period, that is for the period before the date of cancellation, can be furnished after cancellation. Where the registration is cancelled with effect from the date of order of cancellation, person applying for revocation has to furnish all returns due till the date of such cancellation. जिस भी दिन cancellation हुआ वहां तक जितने returns due हुए होंगे वो भरने पड़ेंगे पहले, फिर ही revocation के लिए अप्लाई करना. Before the application for revocation can be filed and has to pay any amount due as tax वगैरह वगैरह in respect of the said returns. However, since the portal does not allow to furnish return for the period after the date of cancellation, all the return due for the period from the date of order of cancellation till the date of order of revocation of cancellation has to be furnished within a period of 30 days from the date of order of revocation. तो जिस भी दिन आपका कैंसलेशन हो गया होगा उसके बाद जितने रिटर्न्स ड्यू हुए होंगे ना वो सब आपको जिस दिन आपका कैंसिल रजिस्ट्रेशन रिवोक हुआ होगा वहां से 30 डेज में भरना होगा। नहीं भरा तो सेक्शन 29 में फिर से सस्पेंड कर देंगे। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 जून से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था और 31 जुलाई को उसे रिवोक कर दिया गया। तो 1 जून से लेके 31 जुलाई के बीच के जितने रिटर्न्स है आपके वो सब आपको 30 अगस्त तक भरने होंगे। 31 जुलाई प्लस 30 डेज तो 30 अगस्त हो गया। सेकंड, जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल किया, where the registration has been cancelled with retrospective effect, it is not possible to furnish returns before filing the application for revocation of cancellation of registration. आप भर ही नहीं पाओगे क्योंकि जिस दिन से वो रेट्रोस्पेक्टिव हुआ होगा वहां से सब कुछ कैंसिल कर दिया होगा उन्होंने, रेट्रो से ही कर दिया और उसके पहले के समझो आपने सारे ही भरे हुए थे तो अब तो आप कुछ भर ही नहीं पाओगे। तो उस केस में एप्लीकेशन इज टू बी अलाउड टू बी फाइल्ड subject to the condition that all returns from the effective date of cancellation till the date of order of cancellation shall be filed within a period of 30 days from the date of order of such revocation. 30 दिनों के अंदर अंदर आपको भरना होगा, ये शर्त होती है। इट इज अंडरस्टूड, नहीं तो फिर सस्पेंड कर देंगे। तो उसी चीज के लिए लिखा है कि समझो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो किया तो 1 जून को कैंसिल, बट किया कब से? 1 जनवरी से। तो उस केस में 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक जिस दिन रिवोकेशन हुआ सारे रिटर्न्स भरने पड़ेंगे बाय 30 अगस्त। ये आपका थर्ड प्रोविजो एंड फोर्थ प्रोविजो कवर हो गया, जिसके साथ सिर्फ थर्ड और फोर्थ प्रोविजो ही कवर नहीं हुआ, हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया क्योंकि अगर थर्ड एंड फोर्थ प्रोविजो में 30 डेज तक आपने नहीं भरा तो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस लिस्ट के अंदर इसे डाल दिया गया है। इसके अलावा रूल 21A जो हम सस्पेंशन का पढ़ते हैं उसमें खाली जहां GSTR1 लिखा था उसके साथ साथ GSTR1A ऐड कर दिया है, इसलिए मैंने रिप्रोड्यूस करके दे दिया है। आप डॉक्यूमेंट में देख लेना, कुछ नया नहीं है, कुछ इतना मटेरियल फर्क नहीं पड़ेगा। 1 के साथ साथ 1A जोड़ दिया है कि 1 + 1A करके कंपेयर करना है विद GSTR3 भी। ये हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर के सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लिए, हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर क्लोज हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा अब ले सकते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्कशन। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमारे क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं अब आपको ये ज्यादा इजीली समझ आएंगे क्योंकि मैंने पहले आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर के रिलेटेड डिस्कशन ले लिया। 16 सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट दी है टू टेक ITC। व्हाट इज द टाइम लिमिट? कि जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है या जिस फाइनेंशियल ईयर का डेबिट नोट है उस फाइनेंशियल ईयर के
अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, यू नो दिस। इसके रिलेटेड एक सर्कुलर आया, एक क्लैरिफिकेशन आया। ये क्लैरिफिकेशन डिटेल में समझना जरूरी है। हुआ क्या समझना, साल 2022-23 में 22-23 में समझो कोई ट्रांजैक्शन किया मैंने जिस पे रिवर्स चार्ज लग रहा था, तो मुझे जीएसटी भरना था, मुझे इनवॉइस बनाना था, क्योंकि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैंने कुछ लिया था। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो देयर बाय मुझे रिवर्स चार्ज में उस पर जीएसटी भरना था, खुद ही इनवॉइस बनाना था और फिर भरने के बाद खुद ही आईटीसी लेना था, क्योंकि अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन में जहां भी रिवर्स चार्ज लगेगा वहां इनवॉइस खुद ही बनाओगे आप। तो 22-23 का ये ट्रांजेक्शन था, पर मुझे अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि ऐसा करना होता है कि जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदो तो कुछ पर्टिकुलर चीजों पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी भर के खुद ही आईटीसी लेना होता है। तो मैंने नहीं लिया, 2-3 साल निकल गए। किसी दिन मुझे पता चला, किसी सीए ने बताया या मेरे दोस्त ने बताया जिसको जानकारी थी कि यार तूने 22-23 में ये ट्रांजेक्शन किया था, इस पर तूने जीएसटी नहीं भरा, तेरे ऊपर तो जीएसटी भरने की लायबिलिटी है, प्लस तुझे इस पे इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, प्लस हो सकता है तेरे खिलाफ पीनल एक्शन भी लिया जाए, तो तुझे ये भर देना चाहिए। तो आपको ये बात 24-25 में पता चली, आपने 24-25 में रियलाइज किया, इनवॉइस बनाया, जीएसटी भरा, उस पे जो इंटरेस्ट वगैरह थी वो भर दिया ताकि आप पे पीनल एक्शन ना हो, क्योंकि अभी तक तो डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चला ना। अगर डिपार्टमेंट को पता चल गया होगा तो फिर आप भरोगे, इंटरेस्ट भी लगेगा और पीनल एक्शन भी होगा, पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन अभी आपने खुद ही ने कर लिया अगर, तो पेनल्टी कम से कम नहीं लगेगी जब तक नोटिस नहीं आता, जस्टिफाई नहीं कर देते आप। तो आपने ये बात 24-25 में रियलाइज की कि 22-23 में छूट गया था, चलो अब भर देते हैं। अब आपने भर दिया, भरने के बाद आपको इसका आईटीसी चाहिए, तो अब आपको आईटीसी नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि 22-23 में इनवॉइस बनना चाहिए था। तो आइडियली 22-23 में अगर इनवॉइस बनना चाहिए था तो उसके हिसाब से जो ड्यू डेट है वो तो 22-23 के अगले साल यानी कि 30 नवंबर 2023 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ 22-23 विच एवर इज अर्लियर होगा। और वो डेट तो जा चुकी है क्योंकि आपने तो इनवॉइस ही 24-25 में बनाया। तो ऑफिसर लोग क्या कहते थे कि इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्स भरो, इंटरेस्ट भरो, पेनल्टी वगैरह लग रही है तो भरो, आईटीसी नहीं मिलेगा, डेट गई। और टैक्स पेयर क्या बोलता था, यार अभी साल 24-25 में जब मैंने इनवॉइस बनाया तो टाइम पीरियड साल 24-25 से गिनी जानी चाहिए ना, यानी 24-25 का 30 नवंबर 2025 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ 24-25 विच एवर इज अर्लियर होना चाहिए। ये तो गलत बात है। मैंने भर भी दिया, इंटरेस्ट तो लगी रहा है, चलो पीनल एक्शन तो होगा ही, चलो लेकिन जीएसटी का तो आईटीसी दो। तो इस चीज को लेकर डिस्प्यूट था। गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के क्लियर कर दिया कि अगर इनवॉइस 24-25 में बना है ना तो 24-25 से उसकी फ्रेश टाइम पीरियड कैलकुलेट की जाएगी, उसे 22-23 का नहीं माना जाएगा। यानी कि उसका जो ड्यू डेट है वो अगले साल के 30 नवंबर 2025 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ 24-25 विच एवर इज अर्लियर होगा। यानी कि बेनिफिट दिया है, रिलैक्सेशन दिया है डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को कि जब रिवर्स चार्ज में सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है तो उस केस में जिस साल इनवॉइसिंग करोगे भले वो लेट है, उसी साल का उसे आईटीसी माना जाएगा और आप आईटीसी ले सकते हैं। यही बात लिख के दी है। इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केसेस ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर वेयर टैक्स हैज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट इन अ रिवर्स चार्ज and where invoice is to be issued by the recipient under 31(3)(f). The relevant financial year for calculation of time limit under provisions of 16(4) will be the financial in which the invoice has been issued. जिस financial में invoice issue होगा वही लेंगे, ना कि वो financial year लेंगे जिस financial में invoice issue हो गया होना चाहिए था। Subject to payment of tax, subject to fulfillment of 16 and 17। सर आईटीसी की बाकी कंडीशन जो होती है वो 10-11 कंडीशन वो तो पूरी होनी चाहिए ना, वो तो होनी चाहिए, वो हो रही होगी तो ले लो। In case the recipient issues the invoice after the time of supply and pays tax accordingly, he will be required to pay interest. He may also be liable to penal action. Penal action CA फाइनल में आप पढ़ते हो। एक्सेप्शन जो है वो तो आपका पहले से पढ़ा हुआ है ना 16(4) का, कि रीअवेल करते वक्त कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आपने कोई क्रेडिट अवेल किया था, फिर वो रिवर्स हो गया था और आपने गलती समझ ली और उसे सुधार के रीअवेल किया तो उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ वापस लिख के दिया। अब आया एक सेक्शन 16(6) और ये अब आपको इसीलिए समझ आएगा क्योंकि मैंने आपको सेक्शन 30 पढ़ा दिया, तभी आपको ये समझ में आएगा। एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन 30 समझा दिया, आपको दिक्कत समझ में आएगी। ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, 23-24 का ड्यू डेट जब तक आप क्रेडिट ले सकते हो 30 नवंबर 24 है और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, तो समझो मैं बोलता हूं एक्चुअल डेट भी यही है,
इजी रखने के लिए 30/11/24, मतलब दिस इज द लास्ट डेट टू टेक आईटीसी, दिस इज द लास्ट डेट टू टेक आईटीसी एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ठीक है, इशू समझा रहा हूं पहले, तो उससे आपको समझ आएगा क्या नई बात आई है। अब इस दिन यहां 25 सितंबर 2024 को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो सर अब आप रिटर्न तो फाइल ही नहीं कर पाएंगे 25 सितंबर के बाद, और आपका कोई क्रेडिट था इस पीरियड का जो आप 25 सितंबर के बाद जो रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उसमें क्लेम करना चाहते थे, जिसके लिए आप एलिजिबल थे पर छूट गया था, रह गया था, तो कर तो सकते हैं ना 30 नवंबर तक, क्योंकि मैंने 30 नवंबर की ड्यू डेट बनाई है आपके लिए। पर क्योंकि 25 सितंबर को कैंसिलेशन हो गया तो 25 सितंबर के बाद के रिटर्न्स तो आप भर ही नहीं पा रहे हैं। जो ड्यू हुए थे 25 सितंबर के पहले तक वही आप भर पा रहे हैं, और सितंबर का रिटर्न तो आप भरने वाले थे 20 अक्टूबर को, बट 20 अक्टूबर आई उससे पहले तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया। तो सितंबर के रिटर्न में आप क्लेम करने वाले थे जो कुछ छूट गया था आपका, बट अब आप वो क्लेम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कैंसिल। अब आपने कैंसिलेशन हो गया तो रिवोकेशन वगैरह कराया, और रिवोकेशन हुआ 15/12/24 को रिवोकेशन हो गया। तो आपको क्या कहा जाता है कि सर रिवोकेशन हो जाने के 30 डेज के अंदर अंदर, अभी पढ़ा है ना रजिस्ट्रेशन में, 30 डेज के अंदर अंदर आप ये वाले रिटर्न्स फाइल कर दे, इस वाले रिटर्न्स का फाइल कर दे 30 डेज के अंदर अंदर, नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होकर कैंसिल हो जाता है। इसलिए आप 30 डेज में इनका रिटर्न भरेंगे। तो जब आप इन 30 डेज में ये सितंबर का रिटर्न भरेंगे जो आपका पेंडिंग था, तो भरते वक्त अब आप वो आईटीसी लेना चाहेंगे साल 2023-24 वाला, तो आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट तो चली गई 30/11/24 की, बट सर उसमें मेरी क्या गलती, रजिस्ट्रेशन उस समय कैंसिल था, डिफंक्ट था, इसीलिए मैं नहीं ले पाया। कोई तो रास्ता बनाओ, लेकिन कोई रास्ता था नहीं लॉ में, क्योंकि 16/4 लग रहा है, और 16/4 तो कह रहा है भाई ड्यू डेट तक ही ले सकते थे। अब रिटर्न बाद में आया तो हम क्या करें, रजिस्ट्रेशन कैंसिल था इसलिए तुम भर नहीं पाए और तुम्हारा रिटर्न अटक गया। तो गवर्नमेंट ने 16(6) डाला, और 16(6) डाल के क्या कहा, 16 सबसेक्शन 6 नया सेक्शन डाला और कहा कि ये 25/9 को जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और तुम किसी पर्टिकुलर आईटीसी के लिए एलिजिबल थे उस दिन, यानी उसी दिन तुम्हें पता था तुम ले सकते थे पर ले नहीं पाए, तो तुम्हारे लिए टाइम लिमिट ये वाली डेट जो पहले से पढ़ते आते हो वो, और जिस दिन तुमने रिटर्न फर्निश किया विद इन 30 डेज वो विच एवर इज लेटर होगी। यानी एक तरह से अलाउ कर दिया ना, यानी कि जब मैं रिटर्न भरूंगा 15 दिसंबर के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर, तो भी मैं वो आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा जो मैं पहले नहीं कर पाता था। ये रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने। आप रीड करो क्या लिख के दिया है आपको, where the registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation is revoked either under section 30 or pursuant to any appeal, where availment of ITC in respect of an invoice was not restricted under subsection 4 on the date of order of cancellation। जिस दिन cancellation हुआ उस दिन आप ले सकते थे पर ले पाए नहीं थे, बाकी था आपका लेना। The said person shall be entitled to take ITC in respect of such invoices under section 39 filed up to 30th day of November or furnishing of relevant annual return whichever is earlier। ये तो पहले से था ना, ये तो 16/4 वाली डेट है। Or for the period from the date of cancellation or effective date of cancellation till the date of order of revocation of cancellation where such return is filed within 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration whichever is later। तो मतलब हमारे एग्जांपल में 30/11/24 की डेट तो थी ही, और दूसरी डेट क्या होगी, ये 30 डेज के अंदर अंदर जब आप भरोगे तो 15/12 प्लस 30 डेज, तो 15/12 प्लस 30 डेज तो दिसंबर के अंदर आपके 16 दिन हो गए और जनवरी के अंदर 14 दिन हो गए, तो 14/125 whichever is later। तो आंसर क्या हो जाएगा 14/125 तक आप आईटीसी ले सकते हैं रिटर्न्स भर के, जिस आईटीसी के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था। ये 16 सबसेक्शन 6 नया सेक्शन ऐड हुआ है। बीच में सर एक 16 सबसेक्शन 5 भी ऐड हुआ है, बट वो आपके लिए यूजलेस है, इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं डाला है, करिकुलम में भी नहीं लिया है, तो हम उसे स्किप कर रहे हैं। इसके बाद आपको इसे समराइज करके दिया हुआ है, मैंने डिस्कस कर लिया, आप इसे रीड कर लेना। और एक सर्कुलर है रिलेटेड टू 17 सबसेक्शन 5, इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, समझाता हूं सुनना। 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट से, ब्लॉक क्रेडिट्स में आप एक पॉइंट पढ़ते हो मोटर व्हीकल्स,
जिनकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 लोग तक होती है, उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलता। हालांकि अगर इफ यू आर इन्वॉल्व इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स तो मिलता है, या फिर आप उससे ट्रेनिंग या ड्राइविंग वगैरह सिखाने वाले तो मिलता है, या फिर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम कर रहे हो तो मिलता है, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो तो भी मिलता है। ये बातें आपने पढ़ी होती है। इसके रिलेटेड ही एक सर्कुलर है। सर्कुलर में इशू क्या आया, सर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी हूं, मैं एक ऑटोमोबाइल की डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी हूं, यानी कि मैं Hyundai से कार खरीदता हूं और फिर कार बेचता हूं कस्टमर को, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो गुजरात रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर हूं मैं Hyundai कंपनी से खरीदता हूं कार्स जो मैन्युफैक्चरर है और फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। आई एम इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, तो मैंने खरीदा और फिर बेचा तो मुझे तो आईटीसी मिलेगा क्योंकि आई एम इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। पर अब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मुझे अपने कस्टमर को मनाने के लिए, अपने कस्टमर को खुश करने के लिए, अपने कस्टमर से सेल्स बढ़वाने के लिए एक डेमो व्हीकल भी खरीदनी पड़ती है। आपने देखा होगा ना, टेस्ट ड्राइव देते हैं डेमो व्हीकल कि आइए पहले चलाइए, फिर अच्छी लगे फीचर समझाएंगे, दिखाएंगे, करेंगे, फिर खरीदना। तो डेमो व्हीकल भी खरीदनी पड़ती है। तो मैंने एक डेमो व्हीकल खरीदी, वो डेमो व्हीकल के ऊपर भी मुझे जीएसटी देना होगा क्योंकि खरीदी। तो सवाल ये उठा कि डेमो व्हीकल के ऊपर जो जीएसटी दिया होगा उस पर आईटीसी मिलेगा क्या उस डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी को, उस फ्रेंचाइज वाले को जिसने Hyundai से गाड़ी खरीदी होगी। क्यों ये सवाल उठा, क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो ऐसा लिखा है इफ यू आर इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल तो आईटीसी मिल जाता है, तो ब्लॉक नहीं होता। तो सवाल ये उठा कि सर जो डेमो व्हीकल है, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ अ डेमो व्हीकल, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ अ डेमो व्हीकल, वी आर इन्वॉल्व इन सप्लाई ऑफ अदर व्हीकल्स। डेमो व्हीकल की सप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो खाली टेस्ट ड्राइव के लिए रखा हुआ है। तो देयर बाय आपको डेमो व्हीकल पे मिलना चाहिए या नहीं, यानी कि वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सच होना चाहिए या स्टेड होना चाहिए, इसको लेके डिस्प्यूट हुआ। और डिस्प्यूट की वजह से ऑफिसर ने क्या बोला कि डेमो व्हीकल के ऊपर नहीं मिलेगा आईटीसी, क्योंकि आप उसको थोड़ी सप्लाई करने वाले हो, आप उसको थोड़ी सप्लाई करने वाले हो। तो डिस्प्यूट उठा तो सरकार से लोगों ने पूछा, नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला अपने ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि सर्कुलर तो ऑफिसर्स के लिए निकाले जाते हैं ना, टैक्स पेयर के तो बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। सर्कुलर तो टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए होते हैं क्योंकि उन पे बाइंडिंग ही नहीं होते। तो सरकार ने सर्कुलर निकाल के क्या कहा कि मिलेगा डेमो व्हीकल के ऊपर, इट इज नॉट ब्लॉक्ड। तो आपको रीजन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, बाकी रीजन में आपका कोई मतलब नहीं है। आप खाली इतना समझो कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ने डेमो व्हीकल खरीदी है तो डेमो व्हीकल के ऊपर आईटीसी मिलेगा, क्योंकि जब तक वो डेमो व्हीकल नहीं दिखा था तब तक मेन व्हीकल नहीं बिकती, और मेन व्हीकल नहीं बिकती तो ऐसे वर्ड्स को नहीं पकड़ना है लॉ में, वर्ड्स को नहीं पकड़ेंगे आपकी सच बोला है या सेड बोला है। तो आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना एग्जैक्टली, तो सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल या सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल, ऐसे लैंग्वेज नहीं पकड़नी है आपको उसका रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पकड़ना है। एंड गवर्नमेंट ने देयर बाय अलाउ किया कि अलाउ करो भाई, डेमो व्हीकल पे आईटीसी मिलेगा, दैट इज द कंक्लूजन। तो एग्जाम में आएगा, ये हाई चांसेस है कि डेमो व्हीकल्स के ऊपर आईटीसी मिलता है क्या, यस एकदम मिलता है, एकदम अलाउ किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे रीड करेंगे तो आपको यही बात लिखी हुई समझ आएगी। डन, हमारा आईटीसी का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आईटीसी कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, रिटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमारे कुछ बचे हुए चैप्टर्स के अंदर कुछ छोटी मोटी चीजें और बची हैं, उन्हें फटाफट सीक्वेंस में देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा क्लोज हो गया था। रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स इनवॉइस, देयर आर नो अमेंडमेंट्स। अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ईवेबल, देयर आर नो अमेंडमेंट्स। सर इंटरेस्ट पेमेंट में एक अपडेट है, सेक्शन नंबर 50, बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। सेक्शन नंबर 50, रूल 88B। सेक्शन 50 याद दिलाऊं आपको। सर जुलाई महीने का रिटर्न भरना था, कब तक भरना है, 20 अगस्त तक। सिंपल वाला ले रहा हूं, 20 अगस्त तक भरना है। आपने भरने में डिले कर दिया तो इंटरेस्ट लगता है डिलेड पीरियड का, फ्रॉम द डेट आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट जब फाइल किया। लेकिन वो जो इंटरेस्ट लगता है जो 18% पे लगाया जाता है, 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट डे वाइज, वो आपका लगाया नेट अमाउंट पे जाता है, नेट। बिकॉज लेट इसलिए भरा बिकॉज रिटर्न भी लेट भरा। हालांकि अगर रिटर्न भर देते हो बट कुछ शॉर्ट पे रह जाता है कुछ अमाउंट, तो जितना शॉर्ट पे रह जाता है उसकी ग्रॉस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट निकालना होता है। या फिर किसी प्रोसीडिंग में अगर पता चला और फिर आप टैक्स पे कर रहे हो, प्रोसीडिंग्स होती है सेक्शन 73, 74 में, फाइनल में आप पढ़ेंगे, तो आपको ग्रॉस पे ही भरना होता है। आप आईटीसी लेस करके नेट पे नहीं भर सकते।
ये बात आपके साथ क्लियरली एग्जांपल्स के साथ डिस्कस की हुई होती है। एक अच्छा क्वेश्चन हमने क्लास में किया होता है कि सब कब ग्रॉस पे निकलेगा, कब नेट पे निकलेगा। तो आइडियली तो नेट पे निकलता है। हम ये बोलते हैं कि रिटर्न लेट फाइल किया तो जितना आपका पेएबल था ग्रॉस माइनस आईटीसी जितना होता, उसको सेट करने के बाद जो नेट पेएबल आया उस पे आपको इंटरेस्ट देना है। तो ये वाला जो केस है ना, इसके रिलेटेड एक प्रोविजन डाला गया है। तो पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो रीड कर लो। इन अ केस वेयर द सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड आर डिक्लेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न एंड द सेड रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, except such return is furnished after commencement of proceeding under section 73 or 74. The interest on tax payable in respect of such supply shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger for the period of delay in filing the said return at the rate as may be notified. तो जितना आपने कैश लेजर में जमा कराना था उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा, मतलब नेट पे लगेगा। तो अगर मेरा 1 लाख का पेएबल था और 60,000 का आईटीसी था और मैंने लेट रिटर्न फाइल किया तो मेरा 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 40,000 इंटू 18% इंटू नंबर ऑफ डेज का डिले डिवाइडेड बाय 365, ये आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। इसके रिलेटेड एक प्रोविजो डाला है और बड़ा जेन्युइन प्रोविजो है। क्या डाला है? हुआ क्या, जुलाई महीने का मुझे 20 अगस्त तक रिटर्न भरना था, 1 लाख का पेएबल था और 60,000 का आईटीसी था, मतलब 40,000 का मुझे कैश लेजर से पेमेंट करना था। तो मैंने जो जुलाई महीने की 20 अगस्त की तारीख थी, तो 20 अगस्त की तारीख तक कैश लेजर में 40,000 जमा करा दिया था, 40,000 जमा करा दिया था कैश लेजर में, लेकिन रिटर्न नहीं भरा। रिटर्न भरा मैंने 20 सितंबर को, तो भरना 20 अगस्त तक चाहिए था, मैंने भरा 20 सितंबर को, पूरा 1 महीना लेट हो गया। 20 सितंबर को भरा तो सर ब्याज लगेगा। अब ब्याज लगेगा तो टैक्स पेयर ने क्या बोला, सर आप ब्याज मत लगाओ मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने तो समय पे पैसा तो जमा करा ही दिया था ना। कैश लेजर में 40,000 पड़ा तो था ना, जो मेरे पास थोड़ी पड़ा होता है, पड़ा तो सरकार के पास ही था, क्योंकि कैश लेजर मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी में पड़ा है, मेरे पास थोड़ी है। खाली दिख रहा है कि मेरा जमा कराया हुआ है, लेकिन है तो सरकार के पास ना। तो पैसा जमा तो हो ही गया था, तो आप मुझ में ब्याज क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ऐसा लिखा था डिले हुआ तो 40,000 पे ब्याज लगेगा। बट सर मैं 40,000 तो जमा तो करा ही चुका हूं ना कैश लेजर में, टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, टिल 20th of August। तो गवर्नमेंट ने बोला सही बात है, प्रोविजो डाला, और प्रोविजो डाल के कहा कि अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक, दैट इज जुलाई के केस में 20 अगस्त तक पैसा जमा करा दिया होगा ना कैश लेजर में, तो उस केस में भले आप रिटर्न लेट फाइल करो, हम इंटरेस्ट ही नहीं लगाएंगे, भले लेट फाइल करो। अब ये सुनते ही आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर समझो 40,000 नहीं था, 20, चलो 30,000 ही जमा कराया था, 30,000 जमा कराया था, 10,000 बाकी था सर, तो क्या 10,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा? यस, 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर सर 5,000 ही जमा करा रखा था तो 35,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो एग्जांपल समझो, 1 लाख का पेएबल था, 60,000 तो आईटीसी में ही था, तो नेट पेएबल कितना था? 40। अगर मैं ये बात आपको नहीं पढ़ा था तो 40 पे इंटरेस्ट निकाल रहे थे आप, लेकिन अब आपको क्या बोला जाएगा, अगर ड्यू डेट के बाद नहीं, ड्यू डेट तक कैश लेजर में उतना पैसा दिखा रहा था आपका, सीजीएसटी का या एसजीएसटी का, जिसका भी इंटरेस्ट निकाल रहे हो, उस हेड में उतना पैसा दिख रहा था, तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। अगर दिखी 10,000 रहा था तो 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा फॉर द पीरियड ऑफ डिले। प्रोवाइडेड दैट where any amount has been credited in the electronic cash ledger as per the provisions on or before the due date of filing the said return, on or before the due date of filing the said return, यानी 20 अगस्त या 20 अगस्त के पहले, but is debited from the ledger while filing the said return after the due date। तो सर डेबिट तो उसमें से तभी होता है ना जब रिटर्न भरते हो, क्योंकि रिटर्न में दिख रहा था 40,000 पे करना है, तो उतना कैश लेजर से गायब हो जाता है। The said amount shall not be taken into amount while considering such interest if it is lying in the said ledger from the due date till the date of its debit at the time of filing the return। आपको उतना अमाउंट कंसीडर इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं करना है। तो 20 अगस्त तक मैंने 10,000 भर दिए थे और मैंने रिटर्न 20 सितंबर को भरा, जबकि ड्यू डेट 20 अगस्त थी, और मैंने 10,000 तब तक कैश लेजर में जमा कर दिए थे ना, तो 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम 21 अगस्त से लेके 20th सितंबर के नंबर ऑफ डेज पे डिवाइडेड बाय 365, 18% की रेट पे। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसके बाद टीडीएस का डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूं। टीसीएस में एक छोटा सा अपडेट है, 1% लगता था, नहीं 0.5% लगेगा, डन। टीसीएस का अपडेट डन, 1% की जगह 0.5% लगेगा। मतलब कि आप जहां टीसीएस में पढ़ते थे ना कि टीसीएस कलेक्ट करना होता है ईसीओ को ऑन सप्लाईज मेड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट व्हिच आर टैक्सेबल सप्लाईज, रजिस्टर्ड पर्सन ने जो सप्लाईज की है, गुड्स की या सर्विसेज की, तो उस पे 1% पढ़ते थे, 1 को हर जगह कट करके 0.5। तो मतलब सर अगर सीजीएसटी एसजीएसटी हुआ तो 0.25 और आईजीएसटी हुआ
तो 0.5 ध्यान रखना। तो 0.5% हम IGST कह रहे हैं। जैसे 1% पहले IGST कहते थे, तो अगर CGST है तो रेट 0.25%, 0.25% हो जाएगी। बाकी सब सेम, और कोई चेंज नहीं। डन, दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स, ऑल द अमेंडमेंट्स जो भी हमारे हुए हैं वो सारे हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं, क्लोज कर लिए हैं। जितने भी हमारे अपडेट्स हुए थे, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक इस सेशन में हमने कवर किए। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 हमने पिछले सेशन के अंदर सारे कंप्लीट कर लिए थे। हमारे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं इसके साथ, जो फ्रेशली एप्लीकेबल हुए हैं फॉर May 25 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। सर अगर आपकी एग्जाम सितंबर 25 है ना, तो भी ये रेलेवेंट है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और आएगा, और चीजें आएंगी जो अलग से हम और एक सेशन लेंगे जिसमें हम अमेंडमेंट्स कवर करेंगे विच इज रेलेवेंट ओनली फॉर सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स। ये हमने May 25 के लिए जो रेलेवेंट है वो लिया, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे ना तो उन्होंने दोनों डाले हैं। हालांकि हर जगह क्लियरली लिखा है कि ये सितंबर के लिए या मई के लिए नहीं है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करें। तो ये डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ड्यूरिंग द लेक्चर कोई भी तरीके का डाउट है, कुछ भी है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसे जल्दी से जल्दी केटर करने की कोशिश करेंगे। समझना आपका सिलेबस मुश्किल नहीं है, बड़ा है, और बड़े सिलेबस को छोटा बनाना पड़ता है रिवाइज कर करके। जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार गो थ्रू करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब आपकी एग्जाम्स इतनी क्लोज आ रही है तो जनरली ज्यादातर बच्चे पैनिक मोड में चले जाते हैं। पैनिक मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। जितना समय मिला है उसको बेस्ट यूज करने की कोशिश करो, क्योंकि सब पैनिक मोड में होते हैं। अगर आप अपना पैनिक थोड़ा कम कर लेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लेवल ऑफ हार्डवर्क में लेवल ऑफ हार्डवर्क मैटर करेगा। तो आप अपने हार्डवर्क पे ध्यान दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम्स को इजीली निकालने में। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो हमें जरूर बताएं। वी आर हियर टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू इन योर स्टडीज, दैट इज व्हाट वी डू। सो हेल्प अस टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही सेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।